इवन दो मेरे घर पे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, बट मेरे से वो काम ही नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा यार कहीं और से कुछ मैनेज कर लेंगे। मैंने पापा को एक बार फ़ोन भी किया था छोड़ने से जस्ट पहले कि यार छोड़ दूँ क्या। पापा ने भी ऐसा नहीं कहा कि मत छोड़ यार, पैसे पैसे चाहिए अपन को। पापा ने बस ये कहा सोच ले। हम्म। फ़ोन रखते ही अगले 15 मिनट में मेरा तो कंट्रोल नहीं हुआ, मैं रो दिया। मैंने कहा मेरे को तो छोड़ना है। बीइंग गुड एट इट डजंट मीन यू यू वांट टू डू इट। मेरी हाइट लंबी है और मैं बास्केटबॉल खेल सकता हूँ, डज नॉट मीन कि मेरे को बास्केटबॉल ही खेलना है। हो सकता है मुझे कोडिंग पसंद हो। ने वीडियो में ये बताया कि आप खरीद तो सकते हो, बट इसका वैल्यूएशन आपको सीखना पड़ेगा। कंपनी को वैल्यू कैसे करना है वो आपको सीखना पड़ेगा, और वो वैल्यू कैसे करते हैं वो भी मैंने उसी वीडियो में बता दिया। उस पॉइंट से स्पॉन्सर को हो गई दिक्कत। अब कंपनी के टॉप मैनेजमेंट, आई थिंक को फाउंडर से ही मेरी बात हुई। को फाउंडर का टोन ऐसा था, वी आर पेइंग यू मनी, तो हम जो कहेंगे आप तो वही बोलोगे ना। तो मेरे को आया गुस्सा। मैंने कहा 1 मिनट। Hello, guys, and welcome to Just Curious podcast, where we decode the mindset of our guest through curiosity. और आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल और काफ़ी लैंडमार्क एपिसोड है हमारी टीम के लिए, बिकॉज आर टुडेज गेस्ट इज मनदीप गिल, ए के ए मनी माइंडेड मनदीप, जो को फाउंडर है लेबर लॉ एडवाइज़र के। जिनको नहीं पता, लेबर लॉ एडवाइज़र इज़ इंडियाज़ वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूब चैनल अराउंड पर्सनल फाइनेंस, टैक्सेशन एंड लेबर लॉ। उनके करीब 4.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है ऑन यूट्यूब राइट नाउ। सो इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग टू हैव अ क्रिएटर फ्रॉम इंडियाज़ वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूब चैनल्स ऑन द पॉडकास्ट। और आज के एपिसोड में मैंने मनदीप भैया से बात करी है अराउंड द टाइम जब वो कम्प्लीटली लॉस्ट थे अपने करियर में, एंड इट वॉज काइंड ऑफ अ डिप्रेसिंग सिचुएशन फॉर हिम, एंड हाउ ही केम आउट ऑफ इट। क्या आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए इन अर्ली स्टेजेस ऑफ योर करियर टू फाइंड योर पैशन? क्यों कंटेंट वायरल जाता है? और मेरा जो सबसे फेवरेट टॉपिक है इस पॉडकास्ट एपिसोड का, कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक फाइनेंस क्रिएटर को कि वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं। कौन से फाइनेंस क्रिएटर्स के कंटेंट से हमें दूर रहना चाहिए और उसको कम्प्लीटली इग्नोर करना चाहिए, ये सब आपको जानने को मिलेगा इस पॉडकास्ट एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए हो, देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज वी रिलीज पॉडकास्ट एवरी मंडे एट 7:15 PM. So this is the conversation with Mandeep Gill on Just Curious podcast. हेलो गाइस एंड वेलकम टू द येट अनदर पॉडकास्ट एपिसोड। और आज हमारे साथ है लेबर लॉ एडवाइजर के को-फाउंडर मनदीप गिल। कैसे हो मनदीप भैया? थैंक यू ब्रो, थैंक यू फॉर हैविंग मी। यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क। ग्लैड टू बी हियर। मैं बढ़िया एकदम। नाइस नाइस। थोड़ा बैक स्टोरी में मुझे ये जानना है कि जैसे आपने बीकॉम लिया था, राइट? आप अपने राइट। बैचलर्स में, और फिर उसके बाद आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, देन यू डिड कैट के क्लासेस भी किए थे आपने एमबीए के लिए, है बिल्कुल ना? की थी। हाँ। तो मतलब फिर तब तब उस टाइम पे आप फ्रीलांसिंग कर रहे थे, वो आई थिंक वो वाला जो वीडियो आपने बनाई हुआ है आपके चैनल के ऊपर, वो लोगों को मालूम ही होगा। बट अब अ, जब कंटेंट क्रिएशन करना, आपको लगा कि नहीं दिस इज द वे, कि इसके ऊपर हम लोग कुछ बना सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, तो फिर तब वो कैसे डिसाइड हुआ एलएलए वाला कि नहीं अभी कुछ चालू करते हैं तो साथ में यार मिलके? थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। इस पे हमने एक हाँ पॉडकास्ट किया हुआ है, पूरी जर्नी ऐसे कैसे स्टार्ट हुई। हाँ हाँ। तो 12th के बाद पता नहीं होता कॉमर्स वालों को करना क्या है, तो सीए ज्वाइन कर लिया। फिर आठ हम्म। नौ महीने मस्त बंक मार के पूल खेलते रहे, क्लासेस गए नहीं। हाँ। तो इट्स नॉट लाइक कि क्लासेस में जो पढ़ा रहे हैं वो पल्ले नहीं पड़ता, बट क्लासेस हम उसके लिए रेडी ही नहीं थे। अब मेरे जैसा बंदा जो ऐसे रोज नहीं पढ़ता है, उसको एकदम से सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक 12 घंटे की क्लासेस कोचिंग में जाना पड़ गया। सुबह उठने का ट्रैक रिकॉर्ड मेरा वैसे ही खराब है, तो सुबह की क्लास तो रोज ही मिस मिस हो जाती थी। हम्म। फिर 8 बजे वाली क्लास में पहुंचते थे, फिर 1-2 बजे तक ऐसे पागल से हो जाते थे, फिर बंक मार के पूल खेलते थे। और ये 12-12 घंटे की कोचिंग करके जो हमारा फर्स्ट एग्जाम था वो टेंथ टेंथ या 11th मंथ में ही था, आईपीसीसी का जो होता है। हाँ। तो ऑब्वियसली टाइम पे तैयारी हो ही नहीं पाती। फिर तब तक ये भी नहीं पता था कि सीए करता क्या है अपनी जॉब में। उस बनने के बाद जब जॉब मिलती है उसको, तो वो करता क्या है एग्जैक्टली वो भी नहीं पता था। तो ऑब्वियसली अगर इतना पता ही नहीं है आपको, तो मोटिवेशन भी नहीं आएगा। मैंने पापा और मम्मी को कन्विंस कर दिया कि मेरे को तो छोड़ना है। उन्होंने कहा ठीक है छोड़ेगा तो बता क्या करना है, तभी छोड़ने देंगे। तो एकदम मुंह से एकदम फटाक से निकला एमबीए। तो फिर वो छोड़ते ही दूसरी कोचिंग ज्वाइन कर ली, टाइम इंस्टीट्यूट, कैट के लिए। बट वहाँ कोई खास वैल्यू नहीं मिली टू बी ऑनेस्ट। और थोड़ा चिल हो गया था माहौल, क्योंकि रोज क्लासेस नहीं होती थी, तो अगेन अपन को मजे आने लग गए। हाँ। तो तब तक भी नहीं पता था कि एमबीए क्यों करना है। फिर
एक दूसरे इंस्टीट्यूट में हाँ, फिर एक बार परसेंटाइल अच्छी नहीं आई तो एक बार ड्रॉप ले लिया, फिर दूसरे इंस्टीट्यूट में ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करी। वहाँ पे उन्होंने, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था एमबीए छोड़ने का। क्योंकि वहाँ पे उन्होंने सबसे पूछा एमबीए क्यों करना है बताओ। किसी के पास जवाब नहीं था। तो वो बोले आइडियली आपके पास होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, आपको मैं जवाब बनवा देता हूँ, ये वाले जवाब रट लो आप, इंटरव्यू में ऐसे बोल देना। मैंने कहा मैं क्यों रटूं। वहां पे मैंने पहला जीवन का सबसे बढ़िया क्वेश्चन पूछा। अगर मुझे जवाब रटना पड़ रहा है मतलब मेरे को सही में एमबीए क्यों करना है ये पता नहीं है। तो फिर मैं हम्म। 20 लाख रुपए का स्टूडेंट लोन ले करके एमबीए करके 8-10 लाख की जॉब करके वो लोन चुकाते चुकाने के लिए जॉब भी करूं फिर छोड़ भी ना पाऊं, सब ये सब का मतलब क्या है। तो फिर मैंने एमबीए छोड़ने का डिसाइड किया। बट घर पे नहीं बताया था अभी, क्योंकि फिर वो बोलते हैं एमबीए छोड़ना है तो बता क्या करना है। हाँ। तो कैट देने जा रहा था सुबह सुबह। 9 बजे का पेपर था मेरा। आई थिंक 9 बजे का ही था। तो मैं 1 मिनट लेट, आधा आधा मिनट भी लेट हुआ होऊंगा शायद मैं, और मेरे सामने ही वो कैंपस का गेट बंद हो गया और मुझे अंदर नहीं जाने दिया। एंड मैं बहुत खुश था। बट सबको ऐसा लगा अरे बेचारे ने मेहनत करी थी, इसको पेपर नहीं देने दिया। और मैं सबको समझा रहा हूँ नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अब अगले साल तक मैं तो छोड़ ही दूंगा, मतलब कुछ टाइम लगेगा घर वालों को कन्विंस करने में, बट मैं छोड़ दूंगा। हाँ। बट थोड़ा सा डिप्रेशन डिप्रेशन तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा लॉस्ट हो गया था कि अब करना क्या है। हाँ। तो मेरे इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर आए थे, मैंने कहा इकोनॉमिक्स का टीचर बन जाता हूँ। बट स्कूल्स वगैरह में बात करी तो उन्होंने बोला मास्टर्स होनी चाहिए उसके लिए। मैंने कहा अरे यार मैं तो बीकॉम ही हूँ, अभी तो बीकॉम खत्म ही हुई हुई थी हाँ। शायद, 6 महीने हुए थे मेरे। और मास्टर्स करने जा रहा था मैं सेम राजस्थान यूनिवर्सिटी से। बट मैं एग्ज़ाम देने जिस दिन जा रहा था ना, उस दिन मेरे दोस्त की गाड़ी में था। रेड लाइट पे खड़े थे हम, वेट कर रहे थे सिग्नल ग्रीन होने का। एंड मेरे को दिमाग में कुछ तो सूझा, मैं गाड़ी से निकला, उबर करके घर आ गया। मैंने कहा तू पेपर देने जा, मैं तो नहीं कर रहा। क्योंकि हम्म। जिस कॉलेज से जिस यूनिवर्सिटी से मैंने किया है बीकॉम, मुझे खास उधर से भी कुछ वैल्यू दिखता नहीं है। तो या तो अच्छे कॉलेज से करो तो कुछ बात है, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ डिग्री। मैंने ऑलरेडी एक डिग्री ले ली है फॉर द सेक ऑफ डिग्री। बट मेरे को सारी डिग्रीज सिर्फ इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि मेरे पास डिग्री होनी चाहिए। तो वो उस हाँ। समय समझ आया, वो दूसरा बहुत बड़ा मोमेंट था। तो वो मैं छोड़ के आ गया। अ, उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक से ट्रैवल कंपनी में सेल्स जॉब करी। और वहाँ मतलब पहली बार जीवन में कॉन्फिडेंस आया कि यार हम अपने सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पर, अपनी इंटेलिजेंस के बेसिस पर एक इंटरव्यू क्रैक किया है मैंने जॉब का, भले ही 15,000 की सैलरी थी। बट पहला इंटरव्यू था, पहले ही क्रैक कर लिया मैंने, वो अच्छी बात लगी मुझे। और वो भी अलग ही सीन था, मैं सारे हाँ। बीटेक वालों से compete कर रहा था, मैं अकेला बीकॉम का था। और अकेला ऐसा था, रिप्ड जीन्स और चिड़िया प्रिंट वाली टी शर्ट में गया था, बाकी सब लोग ऐसे सूट वूट पहन के बैठे थे। तो हाँ। बट उनकी बातें सुन के मेरे को और कॉन्फिडेंस आया। मैंने कहा सिर्फ सूट पहन के जॉब नहीं मिलती है, इनको कुछ भी नहीं पता है मतलब। लिटरली एक बंदा गया अंदर, हाँ, उससे इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपको हमारा प्रोडक्ट तो पता है ना हम क्या करते हैं। तो वो बंदा बोलता है सर आप प्रोडक्ट तो बेचते ही नहीं हो, आप तो सर्विस बेचते हो। तो और वो बाहर आके यही अपने दोस्तों को बता रहा था कि मेरे से तो ये क्वेश्चन पूछा, मैं तो कंफ्यूज हो गया। तो मैं अपना माथा पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा अरे यार काफ़ी इजी है मतलब जॉब लेना मेरे लिए, अगर हाँ। ऐसे लोगों के साथ compete कर रहा हूँ मैं। हाँ। मतलब नॉट टू डिमीन एनीवन, बट दैट इज़ द रियलिटी। हाँ। तो मिल गया सेम डे, मुझे जॉब ऑफर मिल गया। मैंने अगले मतलब वीकेंड पे इंटरव्यू था तो मंडे या ट्यूसडे से ज्वाइन कर लिया। 1-2 दिन मज़ा आया। उसके बाद पता चला कि सेल्स में तो काफ़ी अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, काफ़ी झूठ बोलना पड़ता है, चूना लगाना पड़ता है। हाँ। एंड अगर मैं आपको चलो बता ही देता हूँ। हाँ। हाँ। नहीं यार बताऊँ क्या। नहीं, बताओ ना। बताओ, बताओ, बताओ। और तो क्या। अरे मतलब कंपनी, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कुछ बेचा, ठीक है। हाँ। आपने कहा नहीं नहीं मेरे को तो कैंसिल करना है, और कैंसिलेशन पॉलिसी में है कि इस टाइम से पहले कर दोगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। बट आपको ये नहीं पता, आपने तो बिना चेक करे बस यूं ही कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दिया। बट मुझे तो पता है ना कि आपको पैसा रिफंड मिलना चाहिए। बट मैं क्या करूंगा, मैं मेरे कोडर से बोलूंगा भाई एक काम कर, फटाफट से वेबसाइट पे जा और पॉलिसी हटा दे वहां से। ओ तो भाई। फिर मैं उसको बोलूंगा सर आप वेबसाइट पे देख लो, ऐसी कोई पॉलिसी ही नहीं है। तो वो बोलेगा ओ सॉरी सॉरी। तो ऐसे बहुत सारे काम। फिर 2017 जुलाई में जीएसटी आया था। उससे पहले ही जीएसटी लगा के बेचना चालू हो गए थे हम। ओ। तो क्योंकि वो जीएसटी था ही नहीं, वो तो जस्ट हमारा जितने भी बेचोगे उस उतना प्रॉफिट हो जाएगा कंपनी का, उतना उस हिसाब से हमें इंसेंटिव मिल जाएंगे। हम मतलब एज अ टीम मैंने ऐसे टीम। काम नहीं करे, इसीलिए मेरे एम्प्लॉयर मुझसे दुखी भी थे
कि मैं क्यों नहीं लगा रहा हूँ चूना जब सब लोग लगा रहे हैं। तो और फिर हर 15-20 दिन में कोई एक एस्केलेशन इतना बड़ा आता था जिससे कि कंपनी की रूह कांप जाती थी कि भैया और इसने केस कर दिया हम पे तो हम तो बंद हो जाएंगे कल के कल। हाँ। बट फिर भी कंपनी को सुधरने का कुछ ऐसा इंसेंटिव था नहीं, वो ऐसा ही था। तो 50th डे पे आई क्राइड इन फ्रंट ऑफ माई मैनेजर एंड मैंने कहा यार मेरे को छोड़ना है। इवन दो मेरे घर पे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, बट मेरे से वो काम ही नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा यार कहीं और से कुछ मैनेज कर लेंगे। मैंने पापा को एक बार फ़ोन भी किया था छोड़ने से जस्ट पहले कि यार छोड़ दूँ क्या। पापा ने भी ऐसा नहीं कहा कि मत छोड़ यार, पैसे पैसे चाहिए अपन को। पापा ने बस ये कहा सोच ले। हम्म। फोन रखते ही अगले 15 मिनट में मैं मेरा तो कंट्रोल नहीं हुआ, मैं रो दिया। मैंने कहा मेरे को तो छोड़ना है। और अगले दिन उन्होंने बोला एक दो दिन आ जाओ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंड ओवर करते हैं और फिर आपको रिलीव कर देंगे। हाँ। मेरी मैनेजर ने उस दिन थोड़ा समझा मेरे को। नहीं समझते तो मेरा छोड़ना भी थोड़ा मुश्किल कर सकते थे वो, नोटिस पीरियड वगैरह में फंसा के, बट ऐसा नहीं हुआ। तो दैट आई अप्रिशिएट। तो एक दो दिन में मैं रिलीव हो गया वहाँ से। उसके बाद इस दौरान मैंने 1-1.5 साल हो चुका था मुझे ऋषभ को मिले हुए। फिटनेस ट्रेनिंग देता था मैं उनको। और ये जॉब छोड़ने के बाद ऋषभ ने कहा कि यार हमारा स्टार्टअप है जो क्रियो, उसके लिए आप आर्टिकल्स क्यों नहीं लिखते। तो और मैंने अपने अपना एक फिटनेस ब्लॉग बनाया था, फ्री वाला, ब्लॉग स्पॉट वाला। तो वो हाँ। देखकर ऋषभ ने बोला कि यार लिख तो सकते हो, बढ़िया लिखते हो, तो हमारे ब्लॉग के लिए लिख लो, हम पैसे दे देंगे आपको। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया। मुझे एसईओ वगैरह नहीं आता था, तो ऋषभ की टीम ने ही मुझे ऑफिस बुला के बहुत बार एसईओ वगैरह सिखाया। और विद इन 6 मंथ्स मेरे आर्टिकल गूगल पे फर्स्ट रैंक पे आने लग गए। तो वेबसाइट पे लाखों में ऐसे व्यूज़ आने लग गए, ट्रैफिक आने लग गया। मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हुआ कि यार ये सीखने के लिए भी मैंने कोई डिग्री नहीं करी, कोई कोर्स नहीं किया, बट आ गया बस और एकदम चमक गया। तो आर्टिकल्स लिखने लगा। फिर एक एक पॉइंट था कि क्रियो के सारे जो सॉरी क्रियो के सारे फ्रीलांस राइटर्स को मैं मैनेज करने लग गया था। तो खुद जो लिखता था उसका भी पैसा मिलता था, मैनेज करने का अलग पैसा मिलता था। तो सैलरी के बराबर या थोड़ा उससे ज़्यादा निकाल ही रहा था। और फिटनेस ट्रेनिंग भी साथ में 2-3 क्लाइंट्स को दे रहा था। फिर उस दौरान जॉब छोड़ने के बाद मैंने डिसाइड किया कि वो जो जीएसटी वाला मैंने आपको बताया ना कि किसी को जीएसटी का नॉलेज ही हाँ। नहीं है वहाँ। हाँ। सेल्स वालों को तो पता होना चाहिए ना कितना जीएसटी लग रहा है कितना नहीं लग रहा है। हाँ। तो तब तक स्लैब्स आ गए थे कि जीएसटी के 5 स्लैब होते हैं, 5 रेट होते हैं। वो उन पांचों में से भी कुछ छठा ही रेट लगा के बेच रहे थे। मैंने कहा यार झूठ भी बोलना है तो कम से कम रेट तो ठीक ही बता सकते हो। तो इट्स तब मुझे समझ आया कि जीएसटी का एक्चुअली किसी को मीनिंग ही नहीं पता है। और मैंने सीए का आधा पढ़ाई कर रखा था, तो मुझे पता था कि जीएसटी किसको रिप्लेस कर रहा है, कैसे रेवोल्यूशनरी है, ब्ला ब्ला। तो मैंने वीडियो बनाने का सोचा कि यूट्यूब पे मैं ऐसी ऐसी बातें सिखाऊंगा जो शायद लोगों को पता होनी चाहिए बट नहीं पता। तो वीडियो बनाने में तो मतलब एक्सप्लेन करने में मैं सक्सेसफुल हुआ, बट कॉन्फिडेंस नहीं था कैमरा पे। बहुत ही एकदम फुद्दू सा वीडियो वीडियो बना था, और वो भी 2 पार्ट में बनाया मैंने। वो नहीं चला। उसके बाद फिर मैंने एक व्लॉग बनाया। जेएलएफ होता है यहाँ पे, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, काफ़ी बड़ा इवेंट होता है हर साल। तो 2018 में मैं जेएलएफ गया एंड वहाँ पे मैंने फ़ोन से व्लॉग किया, और फिर सेम नाइट पूरा मैंने अपलोड एडिट करके अपलोड कर दिया। ऋषभ को वो व्लॉग पसंद आया। तो उनको समझ आ गया कि यार ये बंदा ना एडिटिंग वीडियो शूटिंग वगैरह भी कर लेता है। मैं नहीं कर पाता था, बट मैंने यूट्यूब से सीखना स्टार्ट किया था और मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था। तब हम्म। उन्होंने सजेस्ट किया कि यार एक चैनल बनाते हैं, लेबर लॉ एडवाइजर। मेरी फैमिली इज इनटू लेबर लॉ कंसल्टिंग, B2B कंसल्टिंग फॉर 42 ईयर्स। तो कंटेंट तो मैं ले आऊँगा, शूट और एडिट आप कर देना। तो ऐसे स्टार्ट हुआ। और उस दौरान मैं फाइवर से कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए फ्रीलांस एडिटिंग भी करने लग गया था। ओ। तो वहाँ से अच्छा खासा पैसा बन जाता था। मतलब 30-40 हज़ार पर मंथ आराम से बनता था, किसी मंथ ज़्यादा भी हो जाता था। तो अलग अलग क्लाइंट्स के लिए एडिट करने का जो मुझे मौका मिला ना, उससे मैं मेरा एडिटिंग स्किल रिफाइन हो गया है। क्योंकि अगर आप मुझे बोल रहे हो नहीं यार पॉडकास्ट में ना ऐसा कुछ फ्लैशी करना करना है करके दो, तो फिर मुझे यूट्यूब पे जाके वही चीज़ सर्च करनी है कि यार ये चीज़ कैसे करनी है। तो अलग अलग क्लाइंट्स की जो वियर्ड रिक्वायरमेंट्स होती थी, वो सर्च करने के चक्कर में एडिटिंग में अच्छा होता गया। और वही काम आ गया लेबर लॉ एडवाइजर के वीडियोस के लिए। तो पहले एक मैंने एनिमेशन सॉफ्टवेयर सीखा जो वाइट बोर्ड एनिमेशन होता है, सिर्फ एक हाथ आता है वो चीज़ें ड्रॉ करता रहता है। हाँ। तो वो सीखा और वॉइस ओवर पीछे लगा दिया और एडिट करके डालने लग गए। फिर 6 महीने बाद ना वो चलने लग गए। तब हम सीरियस हुए कि यार जो हम कर रहे हैं वो पहले तो मजे मजे में ही डाला था, बट 6 महीने बाद 1,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, एक दो वीडियो पे 50-60 हज़ार व्यूज आ गए। तब लगा कि यार इसको थोड़ा सीरियसली करने की जरूरत है। उसके बाद धीरे धीरे मैं और ऋषभ दोनों फुल टाइम आ गए। ऋषभ का स्टार्टअप उन्होंने छोड़ा,
मैंने मेरा फ्रीलांसिंग छोड़ा जो क्लाइंट्स के लिए करता था, और फिर फुल टाइम जुड़ गया। आपने जो वो, काफी इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी, बट आपने जो वो सेल्स वाली स्टोरी बताई ना, सच में बताऊं, जो आपने जो छोड़ने वाला जो सिनेरियो पुला वाला बताया ना, डिट्टो एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ है। हम्म। डिट्टो एग्जैक्टली, मैं सेल्स की जॉब कर रहा था आफ्टर जस्ट माई कॉलेज। जैसा आपने बोला कि छोड़ने से पहले आपने अपने पापा को कॉल किया कि नहीं हो पा रहा है क्योंकि घर पे पैसों की जरूरत है तो आपको करनी पड़ेगी जॉब। सेम चीज, मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद मैं रो रहा हूँ आधे घंटे, और रोड पे रो रहा हूँ, ऐसे यहाँ पर रोड यहाँ पे बाजू में रो रहा हूँ। और उसके बाद मैंने मैंने खुद से कॉल किया है। और जो आपने बताया ना, क्लियरली वही चीज मेरे साथ हुई है। कार्बन कॉपी, ये मेरे लाइफ में भी एग्जैक्टली ये चीज हुई थी। बट आपने जो ये सारी चीजें बताई उसमें एक चीज है कि आपने बहुत डिफरेंट चीजें ट्राई की है। बट अभी के इंटरनेट के कल्चर की वजह से लोग, लाइक यंग लोगों को ये बोला जाता है कि पहले से ही कि एक स्किल मास्टर कर लो, उसी में डाल दो अपना पूरा, लाइक 7-8 साल डाल दो तो उसमें से ही फिर कंपाउंडिंग वाला जो वर्ड है, कंपाउंडिंग, उसको आप रिटर्न लिखने पड़ेंगे। बट डू यू बिलीव कि ये बहुत, मतलब बहुत बार चीजें ट्राई करने के बाद ही आपको पता चलेगी कि ये चीज करनी चाहिए, तो क्यों? जैसे आपने डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई की है, अभी आपको पता नहीं है कि वो कहाँ पर काम आएगी। बट तो ये यंग लोगों के लिए, ये पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे बात करना है कि क्यों जरूरी है कि रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स ट्राई करनी जरूरी है, और किस तरीके से वो काम आ सकती है। आई थिंक जो ये सिखाया जाता है ना कि एक ही स्किल में मास्टर करो, वो सबसे गलत बात है। हाँ। आपको एक्चुअली ये पता ही नहीं होता है कि आपको पसंद क्या आएगा बाद में। तो आप हाँ। एक ही स्किल पे अपना टाइम कैसे कमिट कर सकते हो? हाँ। फॉर एग्जाम्पल, और ये भी बहुत बड़ा बिलीफ होता है लोगों का कि अगर आप किसी काम में अच्छे हो तो आपको वही करना चाहिए। हाँ। बीइंग गुड एट इट डजंट मीन यू यू वांट टू डू इट। मेरी हाइट लंबी है और मैं बास्केटबॉल खेल सकता हूँ, डज नॉट मीन कि मेरे को बास्केटबॉल ही खेलना है। हो सकता है मुझे कोडिंग पसंद हो, है ना? तो इट्स लाइक वो एकदम हॉबी की तरफ आ सकता है, एंड इट्स ओके इफ यू वांट टू कीप इट एज अ हॉबी एंड नॉट मेक इट अ प्रोफेशन। तो ये चीज़ भी लोगों को समझनी चाहिए। तो अब जैसे मैं वीडियो बनाने में अच्छा हूँ, डज नॉट मीन कि मैं रोज़ सिर्फ यही करूँगा, बाकी और कुछ नहीं करूँगा। इनफैक्ट मेरा एम ही ये रहेगा कि यार, अगर मैं सेम टाइप के वीडियो बना रहा हूँ तो फिर क्या ही मतलब है, कुछ नेक्स्ट लेवल मचाते हैं। तो उसमें हम्म। सिर्फ वीडियो बनाने, मेरे वीडियो बनाने में अच्छा होना इज़ नॉट अ स्किल। मैं उस स्किल को इनफैक्ट यूटिलाइज भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कुछ और चैलेंजिंग काम कर रहा हूँ जिसमें हो सकता है कि मैं एक न्यू भी हूँ। तो क्या आपको समझ आएगा, क्या पसंद आएगा फ्यूचर में, ये आपको अभी से पता ही नहीं है। तो इसलिए अप्रोच जो मुझे अच्छी लगती है और जो मैंने करी है अननोइंगली, वो ये कि ट्राई थिंग्स एंड देन लीव थिंग्स। तो आप ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं करना है। बहुत लोगों को यही नहीं पता जीवन में। तो आज मुझे पता है कि मुझे सीए नहीं करना था, या अभी भी नहीं करना है, एमबीए नहीं करना है, हम्म। सेल्स का जॉब नहीं करना है। तो आज लेट से सडनली मैं एक जॉबलेस बंदा हूँ, तो मैं एटलीस्ट ये चार चीज़ें तो नहीं करूँगा, हम्म। है ना, कुछ और करूँगा। तो मैंने अलग अलग अननोइंगली अलग अलग चीज़ों में जब मैं घुसा, उसमें से कुछ कुछ चीज़ें सक्सेसफुली, फॉर एग्जांपल मैं अपना अपना मैंने खुद का वेट लॉस किया 32 किलो। और उसके जर्नी में बहुत सारा सीखा, न्यूट्रिशन के बारे में सीखा, एक्सरसाइज के बारे में सीखा, घर पे लूज़ किया था मैंने, 6 पैक एब्स बना लिए, ओ। 4 साल मेंटेन भी कर लिए। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी पता था उस चीज़ से मैं पैसे भी कमा सकता हूँ। मैंने कोई भी चीज़ पैसे कमाने के लिए सीखी ही नहीं, मैंने तो पहले अपना वेट कम करने के लिए सीखा। बट फिर इतना, एक तो वो होता है ना कि वेला भी बैठा था एज अ स्टूडेंट, खाली खाली टाइम बहुत था, तो रोज उसी में घुसे रहते हैं। एक होता है ना, यू फाउंड योर डोपामिन हिट। तो मैंने हाँ। उसमें घुसता रहा, बहुत सारा पढ़ा, बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम किया। फिर एक दिन मुझे किसी ने बताया कि क्रियो नाम का स्टार्टअप खुला है। वो ट्यूटर्स ऑनबोर्ड करता है, मतलब एक ऐप है जहाँ से आप अपना होम ट्यूशन बुक कर सकते हो। आपको गिटार सीखना है, योगा सीखना है, पढ़ाई करनी है, कोई भी ट्यूटर आप बुक कर लो कि इस दिन इतने बजे 1 घंटे के लिए मेरे घर ट्यूटर भेज दो। तो मैं उनकी वहाँ पे ऑफिस चला गया, मैंने बोला मैं फिटनेस ट्रेनर बनने के लायक हूँ, आप मुझे एज अ ट्रेनर ऑनबोर्ड कर लो। और उन्होंने जो भी इंटरव्यू लिया उस हिसाब से उनको भी लग गया कि हाँ भाई, नॉलेज तो है इसमें। मेरे पूरे फिटनेस करियर की बेस्ट शेप में था उस समय, तो इजीली ऑनबोर्ड हो गया। और फिर वहाँ पे मैं ऋषभ से मिला। तो ऋषभ वॉज द सीईओ ऑफ क्रियो। तो इन अ वे, जब मैं अपना वेट लूज कर रहा था तब मुझे ये नहीं पता था कि इसी की वजह से शायद आज लेबर लॉ एग्जिस्ट करेगा, लेबर लॉ एडवाइजर एग्जिस्ट करेगा।
हाँ। क्योंकि मैं वहां नहीं जाता तो ऋषभ से नहीं मिलता, ऋषभ से नहीं मिलता तो चैनल नहीं बनता। तो हाँ। ये आई थिंक ये फालतू का प्रेशर है जो लोग लेते हैं कि अरे स्किल्स बनानी है, स्किल्स बनानी है। जिस भी चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, चाहे उस समय इट डजेंट मेक सेंस, बट उसको आगे तक परस्यू करो। हम्म। आगे तक परस्यू करने के बाद ही आप कह सकते हो कि पसंद नहीं है, कुछ और करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फिटनेस पसंद नहीं आता तो मैं फिर किसी ट्रेनर के अंडर जाके रोज एक्सरसाइज कर लेता, थोड़ा बहुत जो वो डाइट देता मैं वो फॉलो कर लेता, पतला तो मैं वैसे भी हो जाता। बट हाँ। एटलीस्ट मैं ये बोल देता कि नहीं यार, इसमें रिसर्च करके या ये मुझे मैक्रोज क्या होते हैं, माइक्रोज क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये जान के मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मैं वो वहाँ पे वो चीज़ छोड़ सकता हूँ या फिर नहीं छोड़ सकता हूँ। बट ये आपको करके ही थोड़ा सा अंदर घुस के पता चलेगा। हाँ। हाँ, जो वो आपने ड्रॉपिंग जो थिंग्स आपको नहीं पसंद आ रही है, वो चीज़ भी लोगों को करनी चाहिए कि छोड़ दो। एक हद तक आपको आपने ट्राई कर लिया है कि एडिटिंग के ऊपर मैंने ट्राई किया है कि मैं 5-6 महीने तक मैंने एडिटिंग किया हुआ है। पर उसके बाद हम्म। फिर मुझे एडिटिंग टेबल के ऊपर बैठ के मुझे इतना मज़ा नहीं आता है वीडियो एडिट करने में, तो मैंने वो राइट। छोड़ दी। बट अभी मुझे बेसिक्स मालूम है। तो कोई भी एडिटर को मुझे पॉडकास्ट के बारे में समझाना होता है, कोई भी समझाना होता है, मैं उसको इतना बेसिक समझा सकता हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे पता है कि वीडियो किस तरीके से एडिट होता है और फाइनल आउटपुट किस तरीके से निकलता है। तो राइट। ये चीज़ है, हाँ, ये ऑडियंस के लिए ये चीज़ सही है कि कहीं ना कहीं पे आपको एक काम आ जाएगी, या तो फिर उसको आपको बेसिक्स पता चल जाएंगे कि उस चीज़ के बेसिक्स क्या होता है। राइट। तो इवन अगर आपको छोड़ना भी है ना, तो वो नॉलेज आपके बहुत काम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, हाँ। मैंने आधा सीए करके छोड़ा। उस आधे सीए ने मैंने आधे सीए की पढ़ाई से पूरा बीकॉम के 3 साल के पेपर निकाले हैं, क्योंकि इतना पढ़ाई हो जाती है उसमें। तो हाँ। वो वहाँ पे काम आ गया। फिर उसी की वजह से आज मैं फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा जल्दी समझ लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत बैकग्राउंड अलाउ करता है समझने के लिए। लॉ वाली जो लैंग्वेज होती है वो पढ़ के समझ आ जाती है, काफ़ी लोगों को वो लैंग्वेज, बीटेक वालों को वो लैंग्वेज पढ़ के एकदम से समझ नहीं आएगी। फाइनेंस पढ़ के एकदम से समझ नहीं आएगा एज अ स्टूडेंट या एज अ यंगस्टर। तो उनका उनको जितना टाइम लगेगा उससे थोड़ा सा कम टाइम मुझे लगेगा, क्योंकि आधा ही सीए सही, बट काफ़ी दिमाग उधर खपाया है उसका, आज थोड़ा बहुत रिटर्न मिल रहा है। तो हम्म। कोई भी काम ऐसे वेस्ट नहीं होता है कि ट्राई हम्म। करके देखो, नहीं आए तो छोड़ दो, बट जहाँ तक किया है ना वो नॉलेज हमेशा आपके साथ रहेगी। राइट। ये ये हेल्थ वाला आपका मुझे पता नहीं था कि आपने वेट लॉस ऐसा किया हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इसके ऊपर ना एक मैं राइटिंग करता रहता हूँ, तो मैं राइटिंग करते करते मुझे एक हाइपोथेसिस है, मैं जिसके ऊपर मैं लिख भी रहा हूँ थोड़ा, कि थोड़ा ऐसा मुझे ब्लॉग है तो ऐसा कुछ लिखना है कि अ, जब आप लाइक हेल्थ एंड आपका अगर हेल्थ सही चीज के ऊपर है और आपको मालूम है कि आपको क्या चीज करनी है, आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो ऐसे लोगों को ना एक एक अनोइंगली एक एज मिल जाती है दूसरे लोगों से। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है, मैं एक्टर्स का नाम लूंगा क्योंकि उनके इंडस्ट्री में ये चीज रेलेवेंट होती है, कि जैसे अनिल कपूर है। अनिल हम्म। कपूर के पास एक अनोइंगली एक एज है, क्यों? क्योंकि वो एक फिट इंसान है। तो आज भी वो बड़े बड़े बैनर की फिल्में वो लैंड कर पा रहा है, बिकॉज हम्म। ऑफ की हेल्थ उसकी है एक सही चीज के ऊपर। और उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, वो अपने पसंदीदा चीज कर रहा है, जो है वो एक्टिंग। और जिन लोगों की हेल्थ अच्छी है, बट उन लोगों को पता नहीं है कि काम क्या करना है, दे आर लॉस्ट, मतलब कि करियर करियर कुछ सेट नहीं है। सो दे विल बी वेरी पिस्ड ऑफ अबाउट दिस फैक्ट कि मुझे पता नहीं है लाइफ में कुछ क्या करना है, वो सब है इस तरीके से। तो शायद से वो एक लूप होल में जा सकते हो उस थॉट्स के। जिनको पता है कि उन्हें कुछ क्या क्या करना है, उसको पसंद भी आ रहा है कि जो चीजें वो लोग कर रहे हैं, और उनको बहुत मजा भी आ रही है उस चीज के अंदर, तो उसके डोपामिन हिट और वो सब मिल रहा है। बट दे आर लिविंग वेरी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और वो सब कहीं ना कहीं पे कुछ होगा हेल्थ वाइज, और फिर शायद सभी चीज डिटोरेट हो जाएगी, और बाकी चीजें अफेक्ट होगी हेल्थ की वजह से, बिकॉज फिजिकल हेल्थ इज फंडामेंटली एवरीथिंग फॉर यू। ट्रू। बट जिसके पास दोनों है ना, उसको लॉन्ग रन में एक एडवांटेज मिल जाएगा। कि जैसे मैंने अनिल कपूर के बारे में बताया कि अनिल कपूर एक्टिंग तो अच्छा करता ही है, बट थ्रू आउट द इयर्स उसने अपनी फिटनेस को मेंटेन किया हुआ है अभी तक। हम्म। सो आई राइट। थिंक अगर आपकी दोनों चीजें अगर वो सेट होगी, हेल्थ और आपका जो आपको चीज पसंद आ रही है वो चीज आपको मिल जाएगी, देन यू विल हैव अ बेटर एज। आपका क्या कहना है? ये मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ, मैं ऐसे सोच रहा था, तो आपको दिख है कि कितना रॉ है अभी। इसमें ये तो आपने एकदम स्पॉट ऑन बोला, इसीलिए बोलते हाँ। हैं हेल्थ इज वेल्थ। हाँ। बट ना एक एक होती है फिजिकल हेल्थ और दूसरी होती है आपकी मेंटल हेल्थ। हाँ। हम जब भी हेल्थ की बात करते हैं ना, और एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह में हेल्थ की बात करते हैं, तो फर्स्ट थिंग कम्स टू आवर माइंड इज एक्सरसाइज करनी चाहिए या डाइट मेंटेन करनी चाहिए।
बट हाँ उतना ही इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा उससे ज़्यादा भी हो सकता है इम्पॉर्टेंट होता है आपकी मेंटल हेल्थ। अगर दोनों अच्छी नहीं है तो किसी न किसी एक चीज़ की कमी की वजह से भी आप वो चीज़ें अचीव हो सकता है नहीं कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बढ़िया है बट आप फिजिकली उतना केपेबल नहीं हो, तो आप कम ट्रैवल कर पाओगे, एज एन एक्टर कम रोल्स में आ पाओगे। बट आप एकदम पूरे सिक्स पैक एब्स वाले बंदे हो, वी ऑल हैव सीन सुशांत सिंह राजपूत केस। हाँ मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है तो भी वो आपको रोकेगा। तो ये दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एंड फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में, आपके एनवायरनमेंट में आपके लोग भी ऐसे होने चाहिए आसपास जो आपको आपको जो स्पेस चाहिए वो दें, आपको काम करने के लिए पूरे मौके मिले। किसी दिन नहीं कर पा रहे हो तो इट्स लाइक देयर कुड बी अ मेंटल हेल्थ रीजन, तो देयर 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 शुड बी वेज टू टॉक अबाउट इट, टू एड्रेस इट, है ना। हाँ तो वो सारा स्पेस आपको मिलना चाहिए। तो एक होता है ना, नरिशिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, तब आप कुछ भी उखाड़ सकते हो। तो हाँ दोनों हेल्थ होनी चाहिए। हम फोकस फिजिकल वाली पे करते हैं बट मेंटल वाली पे भी उतना ही करना चाहिए, क्योंकि एक वो होता है ना, प्लसीबो इफेक्ट, अगर आपको पता हो। हाँ तो प्लसीबो इफेक्ट कैसे काम करता है? अगर मैंने आपको बोला आपको बुखार है और ये दवाई मैं डॉक्टर से लेकर आया हूँ, आप खा लो, तो आप वो, द फैक्ट दैट यू नो कि मैं डॉक्टर से लेकर आया हूँ, हो सकता है आप वो दवाई खा के ठीक हो जाओ, बट मेरे को पता है कि मैंने आपको कोई दवाई दी ही नहीं है, नॉर्मल सी कोई गोली है। तो आपका माइंड इतना पावरफुल है कि सिर्फ बिलीव करने से आप ठीक हो जाते हो। इनफैक्ट वैक्सीन हाँ के टेस्ट भी ऐसे ही होते हैं। 500 लोगों को आपने असली वाली वैक्सीन दी, 500 लोगों को पानी का इंजेक्शन दिया। तो पानी जिसको दिया है, पानी का इंजेक्शन, वो भी कहता है कि नहीं मुझे कोविड नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे पास वैक्सीन है। तो हाँ वैक्सीन के टेस्ट में भी प्लेसिबो इफेक्ट इज अ साइंटिफिकली प्रूवन थिंग। तो आपका माइंड आपसे बहुत कुछ करवा देता है। तो हम्म इसीलिए जो माइंड से हेल्दी नहीं है, वो फिर उसका फिजिकली हेल्दी होना भी कोई पॉइंट नहीं है। तो हम्म माइंड को हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड को एक बार एक रिलीफ मिल गई कि मैंने ऐसा कुछ स्टेप लिया है, उससे कुछ रिजल्ट आएगा, कुछ राइट, चेंजेस मुझे दिखने राइट। लगेंगे। और ये हाँ तो मैंने फिर बहुत सारी चीज़ों में नोटिस किया है। एक अर्टिकेरिया नाम से एक स्किन कंडीशन है जो मुझे डायग्नोस हुई है। हाँ उस चक्कर में आई हैव टू टेक सिट्रिजिन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, एवरी ऑल्टरनेट डे, नहीं तो मस्कीटो जैसे बम्प्स हो जाते हैं पूरे बॉडी पे। तो कभी कभी मैं बढ़िया बढ़िया एक्साइटिंग सा ट्रिप मार के आऊंगा ना, स्पीति वैली गया था 7-8 दिन तक, तो मैं हाँ सिटीजन लेना भूल भी गया ना, तो भी मुझे नहीं हो रहा है वो अर्टिकेरिया, क्योंकि मेरा हम्म माइंड किसी दूसरी जगह पे इतना ऑक्यूपाइड है। वो डोपामिन हिट आ रहा है। अर्टिकेरिया इज लीस्ट ऑफ माई वरीज। बट जब नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आऊंगा, बैठूंगा या सोऊंगा, तो मुझे खुजली होना स्टार्ट हो जाएगा। तब मुझे याद आएगा कि अच्छा, मुझे तो बीमारी भी है। तो हाँ अ लॉट ऑफ टाइम्स इट इज योर माइंड प्लेइंग ट्रिक्स ऑन यू। या ट्रू ट्रू। अभी मुझे आपसे ये बात करनी है कि जैसे आपने बोला था कि आप थोड़े लॉस्ट भी जैसे हो गए थे बीच में, जब भी आपके कॉलेज के टाइम चले थे वो सब। तो वो लॉस वाले टाइम पे ना हमारे ऊपर पीयर प्रेशर भी रहता है, जैसे कि हमारे जैसे दोस्त कैसे कि ये एक आर्ग्यूमेंट है जो मैं लाइक आर्ग्यूमेंट तो नहीं है बट जो एक डिस्कशन है मैं लोगों के साथ करता हूँ कि अ, अभी ना कॉलेज में ऐसा बहुत ज्यादा हो गया है आफ्टर कोविड स्पेशली, कि कुछ ना कुछ करते रहो, पैसे कमाओ कॉलेज के अंदर, या तो फिर ऐसा कुछ करते, मतलब प्रेशर जैसा आ गया है। तो अगर आपका फ्रेंड को ऐसा होगा ना कि जो लोग ऐसे बहुत सारी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं वो सब है, तो यू विल फील लाइक कि यू आर फॉलोइंग बिहाइंड और आप वो कॉलेज का फन और वो सब नहीं करते हो। और दूसरी साइड एक वाला ग्रुप है जो बोलता है कि अरे क्या तू क्या फ्रीलांसिंग विलांसिंग क्या करता है, अभी कॉलेज का टाइम चल रहा है, एंजॉय कर, पार्टी कर, ये कर वो कर, इस तरीके से। और वहां पे अगर जो आपको लर्निंग चाहिए थी स्किल्स वाली, वो नहीं मिल पाती। सो लाइक अभी आपने वो एक्सपीरियंस कर चुका है पीयर प्रेशर वाली सिचुएशन भी, जहाँ पे आपने भी कुछ मोर ओवर ये चूज किया होगा, ये तो इंजॉयमेंट वाला चूज किया होगा। देन हाउ डू यू नो कि किस तरीके से वो पीयर प्रेशर को हैंडल करना है, कि जिस तरीके से कि मजे भी करो और ये भी अपने आप से होता ही रहेगा, कि मतलब पागल नहीं हो जाना है किसी एक चीज के ऊपर, स्पेशली अर्ली इन लाइफ जब आप कॉलेज में हो। तो इसमें ना, एक वो बोलते हैं ना, संगत का असर। हाँ तो उसमें यू हैव टू हैंग आउट विद द राइट पीपल। तो ऐसा नहीं है कि आपको मज़े नहीं करने हैं, और इस टाइम पे मज़े नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, हाँ है ना। बट अगर आप ऐसे ग्रुप में हो जो पूरा दिन सिर्फ मज़े करते हैं, देन दैट्स अ हाँ प्रॉब्लम, हाँ है ना। तो आपका ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि आपको वो चैलेंज करता रहे, आपके माइंड को चैलेंज करे, नए नए काम करो उनके साथ मिलके। फॉर एग्जाम्पल, 9th 10th में मैंने और मेरे एक दोस्त ने मिलके ये ठाना कि वो जो ऐसे कुछ वेबसाइट्स नहीं होती जिसपे कुछ कुछ काम करो पैसा मिलेगा, इस बात की तह तक जाएंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या सच में ऐसी वेबसाइट है कि नहीं है। तो वो हाँ काम करने में 1-2 महीने लगे। मैंने कहा यार, फिर हमको कंक्लूड हुआ कि नहीं नहीं यार, ऐसी वेबसाइट्स तो हैं,
बट काफ़ी फर्जी वेबसाइट्स हैं, आपका क्रेडिट कार्ड मांगते हैं, ये मांगते हैं, वो मांगते हैं। ये सब रिसर्च करने से आज हम ये कह सकते हैं कि ये जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं शायद हमारे साथ नहीं होंगे, क्योंकि हमने सारे फ्रॉड्स 9th 10th के उसमें देखे थे रियल टाइम होते हुए। तो हाँ वो ये था, वो एक टाइप का ब्रेन एक्सरसाइज था। अब कोई साइड वाला बंदा देख के बोले इस सबसे क्या ही फायदा है और पता नहीं क्या पैसे कमाने में लगे हुए हैं, बट एक्चुअली हमने बहुत सारा रिसर्च किया, सवालों के जवाब ढूंढने में ब्रेन को खपाया। वो अगर आप कर रहे हो तो वो आपकी संगत बढ़िया है, उसके साथ फिर मिलके आप कुछ और भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, कुछ और आगे बना सकते हो साथ में मिलके। और जब थक रहे हो उसी काम से तो फिर शाम को पार्टी करने भी जा सकते हो। बट हाँ। आपका ग्रुप होना चाहिए चैलेंजिंग थोड़ा सा, वो इम्पोर्टेंट होना हम्म। चाहिए। हाँ हाँ राइट। और जो पीयर प्रेशर वाला भी आपने बोला ना, पीयर हाँ प्रेशर आपको फील ही उन लोगों के साथ होगा जो लोग जानबूझ के फ्लेक्स करने के लिए ग्रुप में अपनी अचीवमेंट्स बताते रहते हैं। अगर एकदम प्रोडक्टिव लोग हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिव उनका नेचर है, तो आपको उनके साथ ऐसा फील नहीं होगा कि आप ही कुछ नहीं कर रहे हो और वही सब कुछ कर रहे हैं। हाँ राइट ट्रू ट्रू। अभी मुझे कंटेंट साइड के ऊपर पूछना है ये क्वेश्चन, और एक बेसिक ही है, बट आप इतने साल से अभी कंटेंट बना रहे हो, नाउ यू नो आपके कंटेंट मिलियंस में व्यूज भी गए हुए हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू, आपके मेथड में या तो फिर आपके हाइपोथेसिस के हिसाब से, कंटेंट क्यों वायरल जाता है? उसके क्या रीजन हो सकते हैं? बिकॉज एक्सीडेंटली तो वायरल नहीं होती कोई चीज़ है, क्योंकि वो आपने रेप्लिकेट भी किए हुई है वो वायरलिटी। तो आपके हिसाब से कंटेंट क्यों वायरल जाता है, उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? देखो, बहुत ही बेसिक बेसिक रीजंस ही हैं, कुछ भी ऐसा हाई लेवल बात नहीं है। हाँ। कुछ कंटेंट जाता है फियर की वजह से वायरल। हम्म। अब फियर एज इन की अगर मैं बोल दूं कि ये आप मर गए। एग्जांपल देके समझाना हाँ, सारे सारी चीजें। हाँ, हाँ। फॉर हाँ एग्जांपल इंश्योरेंस के वीडियोस में क्या होता है कि आप मर जाओगे तो क्या होगा, इंश्योरेंस खरीद हाँ लो। तो वो इंसान को थोड़ा डराने का काम करता है वो ऐसा टॉपिक, राइट। ग्रीड एक दूसरा रीजन है जिसकी वजह से वायरल जाता है। तो इसीलिए गेट रिच क्विक स्कीम्स बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो इट्स नॉट कंटेंट, और इट्स नॉट ऑनलाइन कंटेंट, बट इट्स कंटेंट एवरीवेयर। आप कौन सी बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हो, वही बातों का अगर आप वीडियो बनाओगे तो वो चलेगा। तो ग्रीड एज इन गेट रिच क्विक स्कीम्स हो गया, ये पेनी स्टॉक ले लो, ये 1000% बढ़ जाएगा, ऐसे आपको वीडियोस बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। ये वर्क फ्रॉम होम वेबसाइट्स है, ये टाइप करके पैसा कमा लो, कैप्चा भर के पैसा कमा लो। तो स्कैम्स भी इसी तरह वायरल होते हैं, क्योंकि इंडिया में 90% लोग 25,000 से कम कमा रहे हैं। हाँ तो ग्रीड सबके अंदर ऐसे पैदाइशी है, सबको हाँ पैसा कमाना है। तो हाँ किसी को भी आपने ये बोल दिया कि मैं आपको पैसा कैसे कमाना है वो बता रहा हूँ, ये तरीका, वो कंटेंट डे 1 पे वायरल है। उसको लीड्स भी आ जाएंगी, वो किसी को लूट भी सकता है ऐसे कंटेंट से। सब सब जायज़ है उधर, जायज़ मतलब सब पॉसिबल है उस ग्रीड को कैपिटलाइज करना। हाँ फिर कुछ होते हैं एंटिसिपेशन वाले वीडियोस। फॉर एग्जांपल आजकल रील्स और शॉर्ट्स में ये चीज़ बहुत वायरल हो रही है कि अगर मैंने कोई ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें हाँ। जिसमें स्टोरी ही ऐसी है कि अब आपको जानना है कि आगे क्या होगा, तो आप हम्म। उसको पूरा देखोगे। फॉर एग्जांपल, मैंने एक ट्रैफिक में फर्स्ट पर्सन व्यू में गाड़ी में बैठ के वीडियो बना लिया। तो मेरे आगे सड़क है, सड़क पे 4 5 व्हीकल्स हैं, और मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया 60 सेकेंड्स का। और उस पे स्क्रीन पे ही टाइटल लिख दिया कि ही बेग्ड फॉर हिज लाइफ। अब आपका दिमाग एंटिसिपेशन से मर जाएगा यार। अभी नॉर्मल सी ट्रैफिक कंडीशन में बढ़िया सा मौसम है, सब लोग गाड़ी चला रहे हैं, ऐसा तो क्या ही हो जाएगा कि समवन विल बेग फॉर देयर लाइफ। तो हाँ वो उस चक्कर को, वो चीज़ जब तक रिवील नहीं हो जाती तब तक वो उसको देखते ही रहेंगे। तो इसीलिए मैजिक ट्रिक्स वाले जो वीडियोस होते हैं वो वायरल जाते हैं, क्योंकि लोगों को देखना है कि एंड में ये करेगा क्या, एंड में होगा क्या। तो ऐसी बहुत चीज़ें वायरल जाती है। और ये करना बहुत ही ज़्यादा इजी है फॉर एनीवन, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। और आप फ़ोन से शूट करो, सड़क पे शूट करो, घर में शूट करो, कैसे भी शूट करो, वो हमेशा वायरल जाता है। दूसरा एक और रीज़न होता है पेट्रियाटिज्म। ये आपको हाँ मूवीज़ में दिख जाएगा, एडवर्टिजमेंट्स में दिख जाएगा, और काफ़ी लो क्वालिटी शॉर्ट्स में भी दिख जाएगा। तो ऐसे कुछ चैनल्स हैं जिनको मैंने डिस्कवर किया, उनके व्यूज़ देखोगे तो आपको लगेगा हम तो कुछ ही नहीं कर रहे हैं, और आपको खुद ही डिप्रेशन आ जाएगा। तो उनके ऐसे व्यूज़ हैं, मतलब 50 लाख 60 लाख व्यूज़ तो एवरेज हैं। एक एक 100 100 मिलियन पे व्यूज़ जा रहे हैं शॉर्ट्स के। और कंटेंट क्या है?
अगर कंटेंट मतलब मैं उनका ऐसे नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम हाँ एक्चुअली मुझे ढंग से याद भी नहीं है। हाँ। बट अमेरिका सेम काम अमेरिका कैसे करता है, जापान कैसे करता है और इंडिया कैसे करता है, तो अमेरिका जापान को थोड़ा सा नीचा दिखा दो, इंडिया को थोड़ा ऊंचा दिखा दो, और फिर बोलो अगर आप देशभक्त हो तो इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो हम्म। लोग ऐसे भारी मात्रा में, पागलों की तादाद में आपको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। हमारे एवरेज कमेंट्स, अगर कोई बढ़िया वीडियो है तो एवरेज 500 1000 कमेंट्स आते हैं। उससे कम आएंगे तो लगेगा कि अच्छा वीडियो तो परफॉर्म्ड वेल, बट हमने कुछ ऐसा हुक नहीं दिया है, कुछ नज नहीं किया है कमेंट करने का, जिसकी वजह से पीपल पीपल डोंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट द वीडियो। हाँ। उनके वीडियोस में ये नंबर बहुत ही उल्टा है। सेम व्यूज पे उनके कमेंट्स आएंगे 10x, 10,000 कमेंट्स एक शॉट पे आ रहे हैं, 15,000 कमेंट्स एक शॉट पे आ रहे हैं, क्योंकि वो पेट्रियाटिक है। तो लोग हम्म। एक्चुअली आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो लाइक करो। ऐसे वो फौजियों वाले वीडियोस बहुत आपको मिल जाएंगे, वो कॉस्ट्यूम ला के देशभक्ति का म्यूजिक लगा के कि मैं देश का सोल्जर हूँ, मैं देश के लिए जान दे दूंगा। तो ये तो मतलब वायरल तो जाता है, बट इस कंटेंट का कुछ खास सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है। हाँ। अगर बात करें हमारे वाले कंटेंट की कि हम कैसे वायरल बनाते हैं, तो अगेन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सेम काम रोज करेंगे तो हमारा भी कंटेंट वायरल जाना बंद हो जाएगा। यू हैव टू कीप इनोवेटिंग योरसेल्फ। हाँ। तो जितना आपने एक्सपीरियंस गेन किया है इतने शॉर्ट्स बना के, उस एक्सपीरियंस को साथ में रख के नए आइडिया को एग्जीक्यूट करना। तो हम्म। इसमें एक्सपीरियंस भी काम आता है कि हमें अपफ्रंट पता होता है कि कौन से टॉपिक चल जाएंगे, कौन से टॉपिक नहीं चलेंगे। इसको स्टार्ट करने का बेटर सेंटेंस क्या हो सकता है देन द करेंट सेंटेंस वी आर यूजिंग, वो हमें पता चल जाता है कि हुक कैसे क्रिएट करना है, शुरुआत में क्या बोलना है। बट कुछ नया मचाएंगे तो वो नए रास्ते खोलेगा, और उस चक्कर में आपकी ब्रेन की इतनी बढ़िया एक्सरसाइज होगी कि आपको और चार चीजें करनी आ जाएंगी सीमलेसली। तो आज हाँ। वही म्यूजिक वीडियो रिक्रिएट करना होगा तो वो थोड़ा कम टाइम में हो जाएगा, या आज उससे बड़ा चैलेंज परसीव कर सकते हैं, दिमाग में सोच सकते हैं, बट पहले नहीं सोच सकते थे, हो सकता है। तो इनोवेट करना, इनोवेट करते रहोगे तो ये सारे जो फैक्टर्स मैंने डिकोड करे हैं वो शायद आप भी खुद से डिकोड करने लग जाओगे और फिर यूज भी करने लग जाओगे, तो वो सब इनोवेशन का ही पार्ट है। हम्म। ट्रू। आपने वो फेयर और ग्रीड वाली तो चीज तो यही है। हम्म। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री पूरी उसी तरीके से चलती है। हम राइट। जितने भी एडवर्टीजमेंट देखेंगे उसमें मेजरली ये दो चीज पे ही होगा। कि इस पे ना एक इंटरेस्टिंग ये भी पढ़ा था मैंने कि 1920s ऐसा कुछ में पहली बार डैंड्रफ को यूज किया गया था। तो उसके बाद डैंड्रफ लोगों को पता भी नहीं था कि डैंड्रफ ऐसा कुछ है। मैं ईयर पता नहीं मुझे, बट ऐसा कुछ है। तो डैंड्रफ जो है वो एडवर्टीजमेंट से क्रिएट हुआ है ये चीज कि डैंड्रफ बुरी चीज है, कि उन लोगों राइट। ने दिखाया कि डैंड्रफ होंगे तो लड़कियां दूर भागेगी। तो ये राइट। फियर क्रिएट किया उसकी वजह से। और फिर राइट। हेड एंड शोल्डर वो सब में ये दिखाया जाता है कि लड़कियां दूर भागती है वो सब। हाँ ट्रू। अभी हाँ। अभी ये आपको ना क्वेश्चन शायद से दम लगे, पर ये मेरा खुद का क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे फाइनेंस के वर्ल्ड के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी क्या है कि बहुत ओवरफ्लो जैसा हो गया है फाइनेंस क्रिएटर के बारे में, और बहुत लोग फाइनेंस के ऊपर चीजें बनाते हैं। तो व्हेन एज एन ऑडियंस जब मैं देख रहा हूँ ये सब चीजें, तो मुझे तो कोई भी बोल रहा है तो मुझे तो ये यार ऐसा कुछ भी होता है, ऐसा कुछ भी होता है। तो मैं तो हर बार सरप्राइज हो जाता हूँ ऐसे फाइनेंस वाले वीडियो देख के। हाँ। तो किस तरीके से मैं क्रेडिबिलिटी चेक करूँ कि ये यार क्रिएटर है, तो इसको इसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, ऐसा कुछ चीजें हो सकती है। तो एज एन ऑडियंस मैं किस तरीके से क्रेडिबिलिटी चेक करूँ कि ये फाइनेंस क्रिएटर जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ही इज राइट और शी इज राइट इन इट, और आई आई कैन ट्रस्ट देम, और उनका कंटेंट में ज्यादा कंज्यूम कर सकता हूँ। इसमें देखो कुछ तो ऐसे छोटे छोटे चेक्स हैं कि अगर कोई रोज ही आपको स्टॉक टिप्स दे रहा है, ट्रेडिंग टिप्स दे रहा है, तो थोड़ा उससे आप दूर हो जाओ, क्योंकि टिप्स वगैरह जैसा कुछ काम होता नहीं है, मोर ऑफन देन नॉट आपका नुकसान ही होगा। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स जेन्युइनली आपको ट्रेडिंग सिखाते भी हैं, ज्ञान भी देते हैं, तो वो आपको उस तरह देख के समझ आ जाएगा। कुछ लोग आपको ना हर दूसरे महीने नया डीमैट अकाउंट खुलवाने को नच करते हैं। तो हाँ। हम तो शुरुआत से ही जीरोधा और अपस्टॉक्स प्रमोट कर रहे हैं, जीरोधा ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उनका थोड़ा जर्नी काफ़ी बढ़िया है और वो सब बढ़िया है, बट दोनों दोनों ब्रोकर्स अच्छे हैं। हम्म। बट बाकी सारे ब्रोकर्स के हमारे पास ऑफर आए हैं कि हम आपको उनसे भी ज़्यादा कमीशन देंगे, आप हमें प्रमोट करो। तो अब क्या होता है ना कि मेरा व्यूअर रोज़ मेरी बात सुन के सिर्फ डीमैट अकाउंट नहीं खोलता बैठेगा। हाँ। मैंने उसको एक बार खुलवा दिया, बहुत बढ़िया, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मेरा काम हो गया। बट अगर मैं रोज उसको नया डीमैट अकाउंट प्रमोट कर रहा हूँ, तो मतलब मैं मेरी ऑडियंस का गलत गलत ही फायदा उठा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कमीशन आ रहे हैं। हाँ। तो मैं रोज जीरो था प्रमोट करूंगा चलेगा,
बट मैं हर दूसरे दिन नया ब्रोकर प्रमोट कर रहा हूँ, दैट इज अ रेड फ्लैग। हाँ। है ना? तो एक वो है। बाकी कोई नया ब्रोकर ऐसा आ रहा है जिसने कोई बढ़िया फीचर निकाला है, उसको प्रमोट करना बनेगा, वो मैं समझ सकता हूँ। बट जस्ट टू गेट मोर कमीशंस आप अपने व्यूअर का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि अच्छा आपने मेरी बात सुन के पहले जीरोधा खुलवाया था ना, अब आप एक काम करो, अब आप ये भी खुलवा लो, अब आप वो भी खुलवा लो, वो नहीं होना चाहिए। तो हम्म। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये कि कई बार ना आप नोटिस करोगे देयर इज अ पैटर्न, कोई एक कंपनी ने 10 यूट्यूबर्स को पैसे दिए हैं और वो 10 के 10 लोग सेम बात बोल रहे हैं, हाँ। और लिटरली वो उनके कंपनी के स्लोगन्स तक बोल रहे हैं। तो उसमें आपको समझना चाहिए कि इस क्रिएटर के पास इतनी भी नेगोशिएटिंग पावर नहीं है कि कंपनी से लड़ के वो उसको ये बोले कि हाँ। देखो मैं तुमको प्रमोट करूं डज नॉट मीन कि तुमने मुझे खरीदा है। तो मैं तुमको हाँ। प्रमोट अपने स्टाइल में करूंगा, गिव मी क्रिएटिव फ्रीडम ओवर माय कंटेंट। तो वो क्या करते हैं, वो स्क्रिप्ट आती है उनके पास और वो स्क्रिप्ट को पढ़ के बोल देते हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा गलत लगता है, क्योंकि अगर आप कंपनी से नहीं लड़ रहे हो दैट मीन्स आप हो सकता है आज तो सही कंपनी को प्रमोट कर रहे हो, कल गलत को भी करोगे, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ऐसा भी लड़ाई करके अपनी बात मनवाई भी जा सकती है। तो हम एक्चुअली स्पॉन्सर से लड़ाई करके अपने टर्म्स पे उसको लेकर आते हैं कि यार आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे बट हमको एक ही पसंद है, हम वही प्रमोट करेंगे, बाकियों की बात भी नहीं करेंगे। और एक्चुअली उसी वीडियो में बाकी प्रोडक्ट्स को डिस्करेज भी कर देंगे, अगर आपको तब भी पैसा देना है तो आप दे दो। तो एक ये हाँ। है। तो इस सब से क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश होती है। ऐसे बहुत सारे चेक्स है जो आप कर सकते हो, आपको बस एक ही चेक करना है कि हाँ। क्या वो पैसे के लिए अपने व्यूअर का ट्रस्ट तो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो एक एडवाइस, आप एक क्रिएटर से मत लो, आप पहले बहुत सारे क्रिएटर्स को फॉलो करो, और आपको बहुत सारे क्रिएटर्स की बात सुन के खुद ही समझ आ जाएगा कि कौन सा बंदा जेन्युइन है, कौन सा सिर्फ हर वीडियो में बस प्रोडक्ट ही प्रमोट करता रहता है। तो एक ये चीज़ है। बाकी वही, आप बहुत बहुत सारे क्रिएटर्स को देखोगे ना तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि किसकी बात सुननी है किसकी नहीं सुननी है। हम्म। और ऐसे भी कुछ क्रिएटर्स हैं जो ये अपनी एक्सपर्टीज के बाहर जाके कुछ भी ऐप प्रमोट करते हैं। तो ये घर बैठे पैसे कमा लो, ये फैंटेसी कर लो, फैंटेसी गेमिंग ऐप डाउनलोड कर लो, फॉरेक्स ऐप डाउनलोड कर लो, बिनोमो वगैरह। तो वो सबसे आपको दूर रहना है, क्योंकि इस पे तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आरबीआई ने 34 ऐप्स का लिस्ट निकाला था जो बैन कर दिए हैं इंडिया में। उनमें ये सारे ऐप्स थे जो भर भर के कंटेंट क्रिएटर से प्रमोशन करवा रहे थे। इवन अच्छा। इन्होंने आईपीएल टीम्स को भी स्पॉन्सर किया हुआ है। तो वहां पर आई अंडरस्टैंड कि आप भी मिसलीड हो सकते हो, क्योंकि जब आईपीएल टीम तक वो पहुंच गए हैं, नेशनल टीवी पे दिखाया जा रहा है उनका प्रमोशन, और बाद में पता चल रहा है कि वो तो इंडिया में ऑथराइज्ड ही नहीं है ये सब काम करने को। हम्म। और भी डीप में जाके पता करोगे तो दीज आर बॉर्डर लाइन स्कैम्स। पैसा हाँ। खाते पैसा इसमें यूजर का जाता ही है, आता नहीं है। हाँ। तो वो तो कभी कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो आपको बहुत लेट समझ आते हैं, बट अलग अलग क्रिएटर्स को देखोगे तो यूल स्टे सेन, एक ही क्रिएटर को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। हम्म। और अभी आप एक फाइनेंस क्रिएटर हो, राइट? कि आप उस कैटेगरी में आप बना रहे हो वीडियोस। सो लाइक हाउ डू यू एंश्योर कि कोई कोई बार ना वो अपने कंटेंट के हिसाब से हो जाता है कि मैंने अपने वीडियो में ये बोला था, अभी मैं ये करूंगा फिर। तो ये माइंडसेट से फिर कैसे लड़ते हो आप कि क्योंकि आपके माइंड में भी ये चीज क्रिएट हो रही है कि मैंने ही जो ना बोला है, शायद से मैं ही करने वाला हूँ ये चीज। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है अभी तक? ऐसा नहीं हुआ थैंकफुली। हाँ। एक ब्रांड थी जिससे हमने पैसा ले लिया था, हमने वीडियो भी बना दिया था। एक नहीं है एक्चुअली, दो दो तीन ब्रांड है। तो हाँ। हमने उनका चलो ये एग्जांपल बताता हूँ, दिस दिस पोर्टल जहाँ पे आप अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हो। हाँ। जो स्टॉक एक्सचेंज पर है नहीं शेयर्स, वो वाले भी खरीद सकते हो। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी का एक सब्सिडरी है एचडीबी, जो एक एनबीएफसी है, उसका शेयर ले सकते हो। रिलायंस रिटेल का ले सकते हो। बोट, जो अमन गुप्ता की बोट है, उसका उसका शेयर खरीद सकते हो। तो इनका यूएसपी, इनका मतलब सेलिंग पॉइंट ये था कि आप उसके आईपीओ से पहले अगर उसका स्टॉक खरीद रहे हो तो आईपीओ में उसकी वैल्यूएशन, ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनीज अपनी वैल्यूएशन हाई रखती है आईपीओ में। तो आप 100 पे खरीदो, आईपीओ उसका 200 पे आएगा, आईपीओ के टाइम पे आप अपने शेयर बेच दो जैसे बड़े इन्वेस्टर्स बेचते हैं, और बढ़िया प्रॉफिट कमाओ। हाँ। मैंने कहा आइडिया तो अच्छा है, बट एक फ्लॉ ये है कि हमको क्या पता कौन सी कंपनी का आईपीओ कब आने वाला है। हम आज हाँ। रिलायंस रिटेल का शेयर लेके बैठ जाएं और वो रिलायंस रिटेल किसी दिन बोले नहीं यार हमारा तो मूड ही नहीं है आईपीओ करने का, हमारे पास बहुत पैसा है। दैट कुड ऑल्सो बी अ केस, तो वी आर स्टक विद दोज शेयर्स। फिर वो बोले नहीं नहीं हमारे पोर्टल पे आप बेच भी तो सकते हो। मैंने कहा चलो ये
ठीक बात है, बट इस पोर्टल इटसेल्फ पे अगर बहुत सारे यूजर्स आएंगे तभी वो खरीदना बेचना फुलफिल हो पाएगा। सिर्फ खरीद के बैठ जाओ और कोई बाद में सेलर ना मिले, बायर ना मिले, तो वो भी एक अलग चैलेंज है। मैंने कहा बट इन एनी केस इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अनलिस्टेड शेयर्स अगर किसी को खरीदने हैं तो इट कैन बी प्रमोटेड। तो मैंने कहा ठीक है, आई मेक अ वीडियो। मैंने वीडियो बनाया, 25 मिनट का वीडियो था। काफ़ी टाइम लगा रिसर्च करने में। अब ना, लिस्टेड शेयर्स में क्या होता है, प्राइस डिस्कवरी होती है। हाँ। आज रिलायंस का शेयर 2400 के आसपास, पता नहीं कितना चल रहा है, 2400 के आसपास मान लो। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि लैक्स ऑफ इन्वेस्टर्स कलेक्टिवली बिलीव कि इसका प्राइस 2400 है। क्योंकि प्राइस हम्म। कैसे चेंज होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस बोलते हैं कि जिस प्राइस पे लास्ट टाइम बिका वही प्राइस उसका सेट हो गया। और रिलायंस को लाखों लोग ट्रेड करते हैं, तो लाखों लोगों के ओपिनियन में आज उसका प्राइस 2400 रुपये है। हाँ। अनलिस्टेड स्पेस में ये मार्केट है ही नहीं, लाखों लोगों का ओपिनियन है ही नहीं, प्राइस डिस्कवरी है ही नहीं। तो मेरे को अगर रिलायंस रिटेल का शेयर मिल रहा है मान लो 3000 रुपये में, वो तीन हम्म। हजार का क्यों है, क्या ये जस्टिफाइड है, इसका जवाब मुझे खुद ही ढूंढना है एज एन इन्वेस्टर। मुझे कोई मदद नहीं कर रहा है अलग से आके। तो मैंने वीडियो में ये बताया कि आप खरीद तो सकते हो, बट इसका वैल्यूएशन आपको सीखना पड़ेगा, कंपनी को वैल्यू कैसे करना है वो आपको सीखना पड़ेगा, और वो वैल्यू कैसे करते हैं वो भी मैंने उसी वीडियो में बता दिया। उस पॉइंट से स्पॉन्सर को हो गई दिक्कत। अब कंपनी के टॉप मैनेजमेंट, आई थिंक को फाउंडर से ही मेरी बात हुई, को फाउंडर का टोन ऐसा था, वी आर पेइंग यू मनी, तो हम जो कहेंगे आप तो वही बोलोगे ना। तो मेरे को आया गुस्सा, मैंने कहा 1 मिनट, आप मेरा वीडियो स्पॉन्सर कर रहे हो, चैनल नहीं खरीद रहे हो, हम्म। और आप ऐसा बोल रहे हो, दिस इज प्रूफ कि आपके प्रोडक्ट में कुछ तो झोल है। अब तो मैं वीडियो ही नहीं बनाऊंगा। वाई डू यू नॉट वांट पीपल टू फिगर आउट कि इस स्टॉक का प्राइस क्या है? हाउ कैन यू से नो टू दैट? हाउ कैन यू सेल एट अ प्राइस एंड नॉट जस्टिफाई वाई आर यू सेलिंग एट दिस प्राइस? तो उसको उस चीज़ से बहुत दिक्कत थी। मैंने कहा मैं तो नहीं बना रहा। और ये कोई एजेंसी से आया था डील, तो मैंने एजेंसी को बोला मैं नहीं बना रहा हूँ। एजेंसी ने उससे पैसे ले लिए होंगे पहले से, तो फिर उसको रिफंड करने पड़े। मेरा वीडियो स्क्रैप हो गया, जबकि मेहनत पूरी कर दी थी हमने। तो ये चीज़ है कि आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैं वो प्रोडक्ट प्रमोट करने से पहले ना बहुत डीप में घुस के उसको खुद यूज़ करके भी देख लेता हूँ। तो एज अ कस्टमर जो मुझे चैलेंजेस आते हैं, मैं वो चैलेंजेस एड्रेस करते हुए फिर उसको प्रमोट करता हूँ, ताकि दो चीज़ें इससे इंश्योर हो जाएं। एक तो प्रोडक्ट सही में अच्छा है, दूसरा मेरे व्यूअर्स भी तो कस्टमर बनेंगे ना उस प्रोडक्ट के, तो उनको भी जो चैलेंजेस आ रहे हैं हाँ। वो मुझे पता हो कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो वो दिन है, आज का दिन है। बहुत काफ़ी यूट्यूबर्स ने उनको प्रमोट किया, बट शायद वो एक और आखिरी प्रमोशन था जो लोगों ने उनको किया। आई थिंक या तो उनकी फंडिंग खत्म हो गई, बजट खत्म हो गया होगा मार्केटिंग का, आज वो ब्रांड ज़्यादा सुनाई नहीं देता है मुझे। बट ये एक सिनेरियो था जिससे मैं बाल बाल बच गया। अगर उसने मुझसे सही टोन में बात कर ली होती तो हो सकता है मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या झोल है। हाँ। वही। तो ऐसा हुआ। तो उसमें उसमें मैं बताऊं प्रॉब्लम क्या थी। अब मैं स्टार्टअप का नाम लूंगा तो वो मेरे हाथ धो के मेरे पीछे पड़ जाएगा, इसलिए नाम नहीं लेते हैं। हाँ। मेरे को जो आया ना कि डाउट आया, वो ये कि ना, मेरे को ये पता है कि इधर प्लेटफॉर्म पे कितनी लिक्विडिटी है, एक बार हाँ। खरीद लूंगा तो वापस बेच पाऊंगा कि नहीं ये भी नहीं पता है, कंपनी का आईपीओ आएगा कि नहीं ये भी नहीं पता है, 100 की चीज 10 में खरीदी है या 1000 में खरीदी है वो भी नहीं पता है, और वो चाहते भी नहीं है कि हमको पता चले। ये सबसे हम्म। बड़ा इशू है मेरे को। ये तो आई हैव द राइट टू रिसर्च एंड फिगर आउट कि इसका बढ़िया बेस्ट प्राइस क्या है, और क्या मुझे यहाँ पे सही डील मिल रही है कि नहीं मिल रही। क्योंकि एज एन इन्वेस्टर, वाइल इट मे बी फैसिनेटिंग टू बाय शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, दिस इज नॉट माई प्रायोरिटी टू मेक वेल्थ। हाँ। वो राकेश झुनझुनवाला सर ने अपनी डेथ से पहले एक लाइन बोली थी, कुछ टाइम पहले ही बोली थी रिसेंटली, आई डोंट हैव टू गो टू एवरी पार्टी। तो अगर मैं म्यूचुअल फंड से स्टॉक से वेल्थ बना सकता हूँ तो मुझे क्रिप्टो में जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे अनलिस्टेड स्टॉक्स में जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी अगर मुझे जाना है तो मेरा राइट है कि मैं ढंग से जाऊं, सेफली जाऊं, डाइवर्सिफाई करते हुए जाऊं, सारे रिस्क समझते हुए जाऊं। अगर कोई कंपनी कह रही है नहीं नहीं आप आ तो जाओ इधर क्योंकि ये बहुत शाइनी ऑब्जेक्ट है, इसकी तरफ आप अट्रैक्ट तो हो जाओ, बट बाकी सवाल आप मत पूछो, तो हाउ हाउ इज दैट फेयर? हम्म। फिर तो मैं आऊं ही नहीं ना, मेरे तो वेल्थ वैसे भी बन रही है। एक मैंने इंश्योरेंस पे वीडियो बनाया था। इंश्योरेंस वाले में मुझे कंपनी ने बोला कि आप ना लिमिटेड पे और रिटर्न ऑफ प्रीमियम की बात मत करो क्योंकि आप उसको डिस्करेज कर रहे हो, बट एक्चुअली वही हम बेचते हैं। मैंने कहा वही तो मैं कह रहा हूँ कि आई वांट माई सब्सक्राइबर्स टू गो टू योर पोर्टल बाय इंश्योरेंस, बट ये वाले ऑप्शन से वो दूर रहें।
वो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा तो आप पैसे वापस ले लो, मैं वीडियो वीडियो में आपका स्पॉन्सर वाला पार्ट काट देता हूँ, मैं ऐसे वीडियो पब्लिश कर देता हूँ। फिर मैंने ऐसे कर दिया। तो हम्म। उन चीज़ों से हम बच जाते हैं। बट ड्यू डिलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या ब्रांड है, उसको यूज़ करके देखो, उसके सारे न्यूआंसेस में जाके उसको स्टडी करो और फिर पता करो। हर ब्रांड देखो कुछ ना कुछ तरीके से पैसे कमाएगा ही, कुछ तरीके एथिकल होंगे, कुछ अनएथिकल होंगे। बस आप हाँ दोनों को जान लो, फिर आप एथिकल वाले को प्रमोट करो। हाँ। राइट भाई, ये जो चीजें आपने बोली वो बहुत मतलब क्रेजी थी। मतलब अगर ये तो थैंकफुली आप लोगों वाले मतलब जो फाइनेंस और इंफोटेनमेंट वाले जो वीडियोस बनाते हो उसमें तो काफी मतलब ये बहुत बारीकी वाली डिटेल्स होती है, जो लोग यूजुअली तो मेरे जैसे लोग तो ऐसे चेक भी नहीं करते कि राइट। हाँ ये सब चीजें होंगी। क्रेजी। हाँ। अभी जो मुझे मुझे ये पूछना है आपसे ये है कि लाइक लीडरशिप जब टीम बढ़ने लगी है अभी एलएलए की, सो लाइक एज ए लीडर किस तरीके से चेंजेस आपके अंदर आए, और आपको क्या अनलर्निंग करनी पड़ी? आपको सीखना तो बहुत कुछ पड़ा होगा कि लीडर ये ऐसा करता है, इस तरीके से बात करता है, बट आपको अनलर्निंग्स क्या करनी पड़ी है इस प्रोसेस के अंदर? इसमें यार अनलर्निंग तो मैं कैसे बताऊं, बट मैं आपको चैलेंज बताता हूँ। हाँ आई एम नॉट अ गुड लीडर। हाँ। तो क्यों? देयर अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मेकर वर्सेस मैनेजर। हाँ एक बंदा होता है जो मैनेजर होता है, वो अपने डे को घंटों में डिवाइड करता है। सुबह 8 से 9 ये वाली मीटिंग होगी, 10 से 11 ये वाली मीटिंग होगी, 12 बजे लंच होगा, वो भी शायद किसी के साथ ही कर लेता हूँ क्योंकि लंच को भी मीटिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, फिर शाम को मैं घर चला जाऊंगा। ये तो होता है मैनेजर का शेड्यूल। मैनेजर का काम होता है मीटिंग करना, क्लोज करना डील्स को, काम देना, फॉलोअप्स करना, वो सब होता है। बट एक मेकर होता है, मेकर कैन बी एनीवन। इट कैन बी अ क्रिएटिव पर्सन, इट कैन बी अ कोडर, इट कैन बी एनी पर्सन हु बिल्ड्स समथिंग। हाँ राइट। तो मेकर अपने दिन को हाफ एंड हाफ में डिवाइड करता है। वो कहता है सुबह लंच से पहले तो मैं ये कर लूंगा, लंच के बाद मैं ये कर लूंगा। और वो मोस्ट लाइकली या तो अकेले काम करता है या एक दो लोगों की टीम के साथ काम करता है, बिना किसी डिस्टरबेंस से एकदम वर्क मोड ऑन करके वो काम करता है। और वो बंदा है जो मैनेजर से काम लेता है और फिर करता है, और फिर जब मैनेजर फॉलो अप करता है तो फिर उसको बताता है कि कितना हुआ। हाँ तो मैं मेकर वाली कैटेगरी में हूँ। तो मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो के आइडिया सोचता हूँ, फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे एक दो लोगों की टीम के साथ बैठ के काम करता हूँ। तो ये मेरा प्रोसेस है। अब मेकर का वीकनेस होता है कि अगर उसको मैनेजर वाला काम करने को बोल दिया जाए तो उसके स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ जाती है। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, अगर मैंने दो हाफ में अपना दिन डिवाइड किया है और मुझे कोई बोल दे कि 2 बजे तेरी मीटिंग है, तो हाँ फिर मैं 2 बजे से पहले शायद कुछ और कर नहीं पाऊंगा। ये दिस इज अ चैलेंज दैट आई बीन एबल टू ओवरकम। थोड़ा थोड़ा पहले बहुत दिक्कत होती थी कि 2 बजे की मीटिंग है, बट 2 बजे से पहले मुझे मोटिवेशन ही नहीं आएगा कि मैं कोई बड़ा काम स्टार्ट करूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि 2 बजे मैं इंटरप्ट हो जाऊंगा। तो जब तक वो मीटिंग नहीं होती तब तक सांसें अटकी हैं, मीटिंग में क्या बोलना है इसका एंटिसिपेशन है, क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर वेन आई नो कि अब मेरे पास कोई मीटिंग वाले ये जब झंझट नहीं है, तो फिर मैं बैठ के बढ़िया काम करूंगा। एक तो ये चैलेंज आएगा। दूसरा चैलेंज ये होता है कि इंस्पिरेशन, मैंने आपको पहले भी बताया कि बोर्डम और ऐसे टाइम पास करने से आती है इंस्पिरेशन, हाँ फोर्स नहीं कर सकते हो आप। तो ऐसा भी होता है कि हाफ एंड हाफ में, मेरा फर्स्ट हाफ में अगर मान लो 5 घंटे हैं, तो 4 घंटे मैंने कुछ नहीं किया, बट चौथे घंटे 5वें घंटे मेरे को इंस्पिरेशन आया। बट अगर उसी टाइम पे किसी ने मुझे इंटरप्ट कर दिया, तो फिर वापस जब बैठूंगा तो आई विल नीड अगेन 2-3 घंटे इंस्पिरेशन आने के लिए। तो एक वो मेकर का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इस पे एक पॉल ग्राहम जो वाई कॉम्बिनेटर का को फाउंडर है, उसने एक आर्टिकल लिखा था। तो वो पढ़ के मुझे समझ आया कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है, दिस इज एक्चुअली अ फैक्ट। पहले मैं बहुत स्ट्रगल करता था। तो बाद में मुझे थोड़ा वो एक्चुअली बहुत रिलेटेबल था, मैंने कहा यार ये तो मेरे साथ होता है। बट हाँ इसीलिए आई कैन नॉट बी कॉल्ड अ गुड लीडर। मेरे को मतलब लीडर वर्सेस मैनेजर में आई कैन नॉट बी कॉल्ड अ गुड मैनेजर। लीडर तो हाँ। ठीक है, वो उसके अलग क्वालिटीज होती हैं। बट वो जो मीटिंग्स वाला सिस्टम है वो मैं नहीं कर पाता हूँ ढंग से। करना पड़ता है कभी कभी, करना करना ही पड़ता है, और कंटेंट टीम को मैं ही लीड करता हूँ तो वो सब भी देखना पड़ता है। बट एक वीकनेस ही बोलूंगा मैं इसको, मैं इतना इफेक्टिवली एफिशिएंटली कर नहीं पाता हूँ उसको। हम्म। आज कैसे बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं, मुझे उन लोगों के डेली अपडेट्स मालूम होते हैं कि आज वो यहाँ पर है वो है। अगर आप शायद से कहीं कहीं पे जा रहे हो, आप घूमने जा रहे हो हिमालय, जैसे आपने बोला स्पीति वैली जा रहे हो, ऐसा कुछ है, तो मुझे पता नहीं है कि आप कहाँ पर हो। सो लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस शेयरिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ
शेयरिंग लाइक ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया इसके ऊपर। आप ये कर पाओगे? आपको लगता है ऐसा कि आप ऐसे क्रिएटर हो कि जो शेयर करता रहेगा स्टोरीज के अंदर या ऐसा कुछ, है ना? नहीं, मैं ऐसा क्रिएटर नहीं हूँ, बट इवन आई एडवोकेट कि आपको थोड़ा बहुत करना चाहिए, फुली नहीं करना चाहिए। कि हाँ, फिर तो क्या है कि ना आप हंस खाते पीते उठते बैठते ना आपको बस यही याद आ रहा है कि आपको बस अपना स्टेटस अपडेट करना है कि आप कहाँ हो, हाँ, स्टोरी बनानी है। वो मुझे लगता है बहुत गलत अप्रोच है। उससे क्या होता है ना कि आपके पर्सनल लाइफ में जो लोग हैं ना आपसे दूर हो जाएंगे थोड़े थोड़े, या फिर उनको लगेगा हाँ। यार देर इज नो वे टू नो कि मनदीप ने जो बोला है क्या जेन्युइनली हमको बोला है या सिर्फ इसलिए बोला है कि कैमरा ऑन था। हम्म। तो ऐसे कुछ क्रिएटर्स से मैं मिला हूँ जो फुल टाइम अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करते रहते हैं। तो एक साथ में बंदा लेके घूमते हैं और वो पूरा टाइम बात करते रहते हैं। फर्स्टली उसमें एक कंसेंट का प्रॉब्लम आता है कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ मान लो, और आपका वीडियोग्राफर आया है आप ही को रिकॉर्ड कर रहा है, बट अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कैमरे में तो मैं भी आ रहा हूँ, आवाज़ तो मेरी भी आ रही है। हाँ, बट आपने मुझसे पूछा ही नहीं कि इज इट फाइन इफ आई रिकॉर्ड आवर कॉन्वर्सेशन। वो ऐसे ही घूमते हैं क्योंकि वो जस्टिफिकेशन क्या देते हैं, हाँ, मैं तो मेरी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। नाउ दिस इज लाइक सेइंग कि अगर मैं मेरी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ और आपको मुझसे बात करनी है तो यू हैव टू बी ओके विद दैट। और वो ये एक अनसेड वो मीनिंग है जो वो मीनिंग, कन्वे कर देते हाँ, हैं। और हाँ, फिर सामने वाला भी क्या है, माइंड नहीं करता, सामने वाले को लगता है अरे यार फाइटर आदमी है, चलो कुछ रूल बनाया है, ओके कोई दिक्कत नहीं है कर ले। बट फिर क्या होता है व्हेन यू अलाउ देम, यू डोंट अलाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, बट व्हेन यू आर ओके विद दैट एंड व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग, तो वो बंदा क्या करेगा क्योंकि उसको पता है कि कैमरा उसका ऑन है, हाँ, तो वो हर टाइम ज्ञान पेलेगा। और हाँ, इतना ज्ञान पेलेगा, इतना ज्ञान पेलेगा जो मैंने मांगा ही नहीं था। तो दे बिकम बैड लिसनर्स और दे ऑलवेज कीप टॉकिंग, कीप बोस्टिंग अबाउट देयर अचीवमेंट्स, या हमेशा ज्ञान देते रहेंगे। कोई अगर मान लो मैं फाइनेंस वाला हूँ, तो आपने मुझसे नहीं मांगी एडवाइस, जब भी मैं आके या तो आपके आपसे क्रिएटर इकोनॉमी की बात कर लूंगा, या ब्रांड्स की बात कर लूंगा, या इन्वेस्टमेंट की बात कर लूंगा। क्योंकि मेरे को पता है कि अगर यूं ही दोस्ती यारी है और आज क्या, आज कल क्या खाया कहाँ गए, यही बात हाँ, करूंगा तो फिर मैं उस पोस्ट कैसे करूंगा यूट्यूब पे। हम्म। तो वो फिर पूरे टाइम पोस्टिंग का ही, अगर अगर आपको ये आ गया ना कि पर्सनल ब्रांड बनानी है बट आप उसको इतना एक्सट्रीम ले गए, तो आप फिर सारे काम ऐसे करोगे क्योंकि आपको उसको रिकॉर्ड करके पब्लिश करना है, तो सारी फिर चीजें आप कमर्शियलाइज हो जाएगी वो चीज में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो फिर आप जीवन जीना ही छोड़ दोगे। आप हम्म। बस सेल्स मोड में आ जाओगे। तो हम्म। आपके मतलब लिटरली हुआ था हमारे साथ ऐसा, एक बंदा आया था एंड ही इज वेल नोन, आया आके पूरा ज्ञान वान पेला, और सारे लोगों के मुंह पे दिख रहा था यार ये कब चुप होगा, यार कब चुप होगा कब चुप होगा। बट वो चुप ही नहीं हो रहा था क्योंकि बंदा रिकॉर्ड कर रहा था। तो इट्स लाइक वो अपने आप को भी रेस्ट नहीं दे रहा है। इट्स लाइक भाई बंद हाँ, कर दे यार कैमरा, यार नॉर्मल बात कर लेते हैं, क्यों जबरदस्ती हर बार कंटेंट ही हगना है। बट उसको हाँ, नहीं आएगा समझ वो। तो थोड़ा बहुत करना चाहिए टू लेट योर ऑडियंस नो व्हाट यू आर अप टू। बट हाँ देखो मेरा पेट दर्द हो रहा है, देखो मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, वो नहीं हम्म। पसंद है मुझे। हाँ, वही वही चीज ये मेरे से भी नहीं बहुत ज्यादा हो पाता कि ज्यादा दिन की मुझे थोड़ा ज्यादा और तो करना ही चाहिए। बट मैं भी ऐसा हूँ। मैं मैं ऐसे अपने आप को रीजन देता हूँ कि क्यों नहीं है। तो ऐसे होता है ना कि जैसे थिंक स्कूल वाले, तो उनका आपको पता नहीं होगा कि गणेश और पार्श क्या कर रहे हैं, वो सब है। या बट दे आर मेकिंग सच गुड वीडियोस। तो हाँ उनका वो काम बोलता है, अगर वो वीडियो नहीं चलेगा तो फिर तो वो गणेश बता रहा है कि आज मैं जिम में गया हूं, तो वो तो क्या ही फायदा अगर तू राइट अच्छा वीडियो नहीं बना रहा है। तो मेरा राइट यही है कि मुझे मेरा मेन फोकस होना चाहिए अभी के लिए। मैं उस जोन में हूँ कि आई वांट टू मेक द बेस्ट पॉडकास्ट जो उस ये पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मैं जो बना सकूं। तो मुझे हम्म उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। फिर देन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल फॉलो। फिर वो धीरे धीरे इजी हो जाएगी। बट ये भी मैं समझ सकता हूँ कि हाँ, हम लोग इस तरीके से है कि जिनका करियर ही सोशल मीडिया के ऊपर बिल्ड हो रहा है, तो थोड़ा राइट। थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहो, कैसा वो लोगों को लगे कि कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, आई टेल यू व्हाई दिस हैपेंस, क्योंकि ना सबको पता है कि स्टेइंग रेलेवेंट इज अ वेरी बिग चैलेंज। हाँ। पहले तो क्या है वो विनोद खन्ना या राजेश खन्ना, कोई एक्टर था विनोद जो खन्ना, विनोद खन्ना। जो ओशो के पास चला ओशो, गया था अमेरिका, विनोद खन्ना, विनोद है खन्ना। ना, वापस आने के बाद फिल्में फ्लॉप होने लग गई थी क्योंकि लोग भूल ही गए थे यार ये कौन है। हाँ, तो उस जमाने में जब इतना एक्सप्लोजन था ही नहीं कंटेंट का, सोशल मीडिया ही नहीं था, लोगों के पास अटेंशन स्पैन भी लंबा अच्छा खासा था, तब लोग अगर भूल गए, तो आज तो हर गली में फाइनेंस क्रिएटर मिल जाएगा, हर गली में आपके जैसा पॉडकास्टर भी मिल जाएगा। बट लोग आपको कैसे याद रखेंगे, दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज। तो लोग उस चक्कर में दे गेट कैरिड अवे एंड दे स्टार्ट अपलोडिंग कंटेंट एवरीवेयर एंड एनीवेयर, और
कुछ भी कंटेंट डाल रहे हैं, लाइफ स्टोरी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि दे आर अफ्रेड ऑफ द फैक्ट कि लोग हमको भूल गए तो क्या होगा। एंड हाँ दैट इज अ जेन्युइन चैलेंज। बट वो बात आपकी बिल्कुल सही है, कंटेंट इज किंग। अगर आपका मेन कंटेंट में आप हग रहे हो और हर जगह हाँ आप लाइफ स्टेटस अपडेट कर रहे हो, तो हाँ लोग आपको याद रखेंगे, बट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। दैट इज नॉट एग्जैक्टली एन इन्फ्लुएंस यू वांट टू बिल्ड। एग्जैक्टली यही चीज है। तो मतलब मुझे भी करना है, बट मेरा यही चीज होता है कि जैसे आपके साथ मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे लोग मुझे एक डेढ़ घंटा दे रहे हैं, देन आई वांट कि एक अच्छी तरीके से पॉडकास्ट निकले जो ये लोग भी देखने वाले हैं, उनको भी खासा ना खासा मुझे एक वैल्यू मिल जाए। क्योंकि मैं पॉडकास्ट उस रीजन की नहीं कर रहा हूँ कि बस पॉडकास्ट में आए हो तो थोड़ी उसमें बकचोदी हो जाए, वो सब हो जाए, हाँ हाँ ही करके कर दो, वो वैसे वाला पॉडकास्ट मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे राइट। वाले में थोड़ा एक वैल्यू दिखे, जहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्यूरियस इंसान हूँ, तो मेरे कॉन्वर्सेशन उसी हिसाब से, मेरी क्यूरियोसिटी के हिसाब से चलते रहेंगे। तो वो राइट। भी एक चीज इसमें आ जाएगी। आपसे मुझे ये पूछना है कि क्यूरियोसिटी के ऊपर बात करनी है कि क्यूरियस होना आपके हिसाब से क्यों जरूरी है, कि आप क्यूरियस होंगे तो आ, ये बेनिफिट्स आपको उसके मिल सकते हैं, या तो फिर क्यूरियोसिटी की वजह से ये चीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि स्पेशली जो लाइक पीपल हु आर एट सर्टेन लेवल इन देयर लाइफ, वो लाइक 95% मैंने लोग देखा हुआ है कि वो लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं। इसमें ना यार, बीइंग क्यूरियस कुछ लोगों का तो होता है, इनबिल्ट क्वालिटी होती इनबिल्ट, है हाँ है ना। हाँ वो लोग ये फिर ओवर अचीवर बनते हैं, वो ये एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट हाँ रखते हैं। जो अभी तक नहीं है जिनके क्वालिटी, उनको ये बोला जाता है कि यू शुड बी क्यूरियस, बट आई थिंक बोलने से इतना काम करता नहीं है। हाँ उनको उनकी लाइफ में उनको एक वो मोमेंट चाहिए जो उनको चमके कि यार मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, वो मेरे को नहीं पता था, इतना ढंग का क्वेश्चन पूछ लूंगा मैं, और मुझे नहीं पता था इतना बढ़िया आंसर मिल जाएगा मुझे, जिससे हाँ कि मुझे आगे की चीजें और दिखने लग जाएगी। हाँ तो यू शुड बी ऑलवेज आस्किंग गुड क्वेश्चंस, तो दैट इज क्यूरियोसिटी। अब आप बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल सोचो कि इंडिया में 95% बीटेक ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल, जबकि वो कोडिंग कोडिंग वाले सीएस वाले जो लोग होते हैं, वो भी उनको भी जॉब नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि डिग्री विल नॉट जस्टिफाई कि आपको कोडिंग आती ही आती है, डिग्री विल नॉट प्रूव दैट। क्योंकि डिग्री तो आप कैसे भी ले आओगे ना, पास तो आप हो ही जाओगे, थोड़ा बहुत बैक आ गई हाँ उसके बाद भी पास आ जाओगे। कॉलेज ही थक जाएगा यार, तू हमें माफ कर, तू जा, है ना। बट दैट डज नॉट मीन यू आर अ गुड कोडर। हाँ गुड कोडर कैसे बनता है? गुड कोडर बनता है कि जो डिग्री आप कर रहे हो, उस डिग्री में आपको एकदम मजा आने लगे, पैशन आए थोड़ा सा, प्रोजेक्ट्स करो। तो दैट इज अ रिजल्ट ऑफ क्यूरियोसिटी, राइट। तो हाँ उस वे में यू आर क्यूरियस, दैट्स वाई इवन दो यू आर सेइंग कि आपके पास डिग्री है इसलिए आप कोडर हो, एक्चुअली आपके पास क्यूरियोसिटी है इसलिए आप कोडर हो। तो मुझे क्यूरियोसिटी आई धीरे धीरे फिटनेस वाली जर्नी में। तो अच्छे से घुसते गए। गूगल सर्चेज आप देखोगे लोगों के, कुछ अलग गूगल सर्चेज होंगे, मेरे गूगल सर्चेज थे कि यार ये व्हाट आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट इज लॉन्ग चेन फैटी एसिड, व्हाट आर क्या बोलते हैं पॉलीसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो भी है। तो इतना घुसा, जबकि मेरा साइंस का बैकग्राउंड भी नहीं था, तब भी मजा आने लगा। तो हम्म ये इसलिए नहीं घुसा मैं, क्योंकि मेरे को उस समय ये पता था कि क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो सक्सेसफुल नहीं होंगे। वो प्रेशर, जब भी आप ये सोच के किसी काम को कर रहे हो हाँ तो बिल्कुल ही नहीं होगा। वो तो हाँ अपने आप। इफ यू डू इट इनफ नंबर ऑफ टाइम्स, यू स्टार्ट टू रियलाइज कि अरे यार, वी हैव अ क्यूरियस नेचर, वी शुड कीप आस्किंग गुड क्वेश्चंस। तब आप उस चीज को रेप्लिकेट जरूर कर सकते हो अलग अलग फील्ड्स हाँ में। इसीलिए आजकल एंटरप्रेन्योर्स का जो आपने एग्जांपल दिया स्पॉट ऑन था, कि अगर वो किसी से भी मिलते हैं तो उसके फील्ड के बारे में 50 क्वेश्चन पूछते हैं, ये कैसे काम करता है, वो कैसे काम करता है। क्योंकि दे मे नॉट नो कि उनको आपकी बात से क्या फायदा होगा, बट दे आर ऑलवेज ओपन टू आस्किंग क्वेश्चंस एंड लर्निंग मोर, क्योंकि वो हाँ कभी ना कभी किसी शेप और फॉर्म में आपको फायदा करेगा ही करेगा। हम्म तो ये किसी को ट्रू बोल के नहीं अचीव हो सकता। किसी स्टूडेंट को, यंगस्टर को बोलो यार तू क्यूरियस नहीं है, तू क्यूरियस बन। ये वो वाला रॉकस्टार मूवी आई थी ना, रणबीर हाँ कपूर की। वो बोला कि तू अच्छा म्यूजिक इसलिए नहीं बना पा रहा है क्योंकि तेरे क्योंकि पास इंस्पिरेशन नहीं है, तेरे हार्ट पास ब्रेक नहीं। दर्द नहीं है। हाँ तो वो सोचते सोचते उसके माइंड में क्या चल रहा होता है, हाँ यार मेरे पास तो दर्द ही नहीं है, मेरे तो माँ बाप भी अभी तक जिंदा है। एक्सीडेंट तो भी नहीं इट्स हुआ है। लाइक एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है। तो हाँ वो किसी को अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो जाके गाड़ी पेड़ से ठोक दे और फिर वो बोले अब मैं हाँ म्यूजिक बना लूंगा। हाँ तो वही वही वाली बात है कि जबरदस्ती नहीं हो सकता है वो। हम्म
आपका सबसे क्रेजी फैन मोमेंट कैसा रहा है आपके लिए, कि आप किसी से मिलो, लाइक दैट वाज वेरी क्रेजी फॉर यू, और आपका खुद के साथ कि आपको कोई फैन मिलने आया, तो वो वो वाला एक स्टोरी बताओ कि आपको किसी ने, आपका जो फैन है वो एक क्रेजी स्टोरी क्या है, और आप किसी से मिले हो, लाइक वो बिग डील, और आपको ऐसा लगा क्रेजी तो एक्सपीरियंस था मतलब ये। कोई किसी एक एक का तो कहानी मैं नहीं बता पाऊंगा, हाँ बट मैं आई टेल यू कि मुझे किससे मिलके बहुत मजा आता है। फैंस नहीं बोलेंगे, सब्सक्राइबर्स बोलेंगे। हाँ, सब्सक्राइबर्स। अ, मुझे उनसे मिलके मजा आता है। आपको एक बार कुछ बोलना। हेलो हेलो। हाँ, आ रही है आवाज, आ रही है, पता नहीं सडनली कुछ फील हुआ। हाँ हाँ, तो मुझे उनसे मिलके मजा आता है जो जिनकी लाइफ में मैंने कुछ इम्पैक्ट डाला है। तो जैसे मैंने बहुत सारे इंश्योरेंस रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, स्कैम से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं। तो कभी कोई आके बोलता है ना कि आपकी वजह से 10 लाख रुपए बच गए मेरे, या आपकी वजह से 2 करोड़ रुपए बच गए, ऐसे भी मिले हैं। तो मेरे को एकदम से ऐसे मैं स्पीचलेस सा हो जाता हूँ, या सोच में पड़ जाता हूँ कि ओ तेरी, ऐसा भी करा है क्या मैंने। तो हाँ। वो उससे मोटिवेशन भी आता है कि नहीं यार, हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो सिर्फ यूं ही नहीं है, बहुत सारे लोगों का उससे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। एंड हम्म 10-10 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है किसी मिडिल मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो जब लोग आके बोलते हैं कि आपकी वजह से वो एजेंट हमें पॉलिसी चिपका रहा था बट हम बच गए क्योंकि हमने आपका वीडियो देख लिया था, 10 लाख रुपए बच गए, या हमारे 10 लाख अटके हुए थे वो हमें मिल गए। तो ऐसे लोग जब मुझे मिलते हैं तो मेरे को मैं रिमाइंड होता है मुझे कि क्यों हम ये कर रहे हैं, क्यों हमारा ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये है। जेएलएफ गया था अभी, जनवरी में जेएलएफ हुआ था, तो वहाँ पे ऐसे कुछ लोग मिले थे। तो वो बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अ, आपका कंटेंट बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं। तो वो हाँ। मुझे मेरे वीडियो में से मैंने कोई बात बोली थी उससे रिलेटेड कुछ पूछते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार कितना ज़्यादा डीपली उन्होंने फॉलो किया और वो उस चीज़ पे डिस्कशन भी करते हैं। तो हम्म वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड काफ़ी ऐसे गर्व हो जाता है कभी कभी। हम्म। और एक पर्सन है जिन्होंने हमें पॉडका सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, एक पर्सन है जिन्होंने हमें पोस्ट कार्ड भेजा था, सॉरी गलत हाँ। वर्ड बोल दिया। हम्म पोस्ट कार्ड भेजा था, पोस्ट कार्ड में उन्होंने बहुत ही ऐसे लवली सा मैसेज लिखा था। कुछ लोग और हैं जिन्होंने कुछ कुछ ऐसे हमें फिजिकली कुछ सेंड किया है। तो वो अलग फीलिंग आती है क्योंकि किसी ने अपना टाइम निकाल के हमारे लिए ऐसा कुछ लिखा है। एंड फिर हमें वापस एक रिमाइंडर आता है कि हम इस काबिल हैं कि हमें कोई ऐसा लिखता है। तो वो सारी चीज़ों से मोटिवेशन भी मिलता है, अच्छा भी लगता है। इफ यू वांट टू टेल, लाइक यंग यूट्यूब क्रिएटर या तो फिर जो भी क्रिएटर है उनके लिए, लाइक क्लीशे क्वेश्चन ही है, बट लाइक व्हाट विल बी योर मैसेज फॉर देम, कि यहाँ ऐसा कुछ करो, दिस इज माय एडवाइस टू यू, ऐसा। ऑलवेज हैंग आउट विद पीपल हु आर स्मार्टर देन यू। तो क्यूरियस बनने की रेस में नहीं लगो, वो क्योंकि आपको ज़बरदस्ती आप क्यूरियस नहीं बन सकते हो। बट इफ़ यू हैंग आउट विद पीपल हु आर, तो अल्टीमेटली आप भी उस डायरेक्शन में मुड़ ही जाओगे। हम्म। तो इट्स लाइक आप बेवड़ों के साथ घूमोगे तो आप बेवड़े ही बनोगे। हाँ। तो इफ़ यू आर हैंगिंग आउट विद पीपल हु आर स्मार्टर देन यू, आप चांसेस है कि बेटर ही कुछ करोगे। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना कि और इतना सारा सारा अचीव करना है, वो सब करना है। आज इस मोमेंट में यू हैव टू टॉक टू समवन स्मार्टर देन यू, सिंपल हम्म एज दैट, विदाउट एनी एजेंडा। हम्म उनके साथ बैठो, उनको बिफ्रेंड देम, अपने आप कुछ ना कुछ निकलेगा। क्योंकि अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर की जर्नी देख लो ना, तो वो स्ट्रगलिंग डेज में या इनिशियल डेज में दे डोंट हैव अ गेम प्लान कि उसको ये करना है। ऑल दे नो इज दे हैव टू बी अराउंड पीपल हु आर स्मार्टर देन यू। राइट, ट्रू। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, आपको कुछ वैल्यू मिली हो, आपको कुछ नया जानने को मिला हो इस एपिसोड में से, देन मेक श्योर यू hit that like button and share this episode as much as you can, especially with your friends who has particular kind of interest in this kind of topics. And lastly, don't forget to hit that subscribe button. Thank you so much.